Accounting principles are body of doctrines which are commonly associated with theory and procedure of accounting. Okay, तो आपको इतना नहीं जानना, बस ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर सिद्धांत, बस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन and they must satisfy following condition. We are just only reading once, याद करने का, not to learn, not for learning, ये सब important नहीं है. It should be, assumptions should be, or principle should be based on real assumption. It should be simple, understandable. जो भी हमारा principle है, that should be followed year after year consistently. आज हमने डेप्रिसिएशन का 10% लिया, तो ईयर आफ्टर ईयर आप यही लो. ऐसा नहीं कि आज 10 फिर 12 फिर 8 कर दिए, मतलब जंपिंग शुड नॉट बी. जो भी पॉलिसी बनाओ दैट शुड बी कंसिस्टेंटली फॉलो. कंसिस्टेंट का मतलब एक जैसा आपको इसे फॉलो करना है. दे शुड बी एबल टू रिफ्लेक्ट फ्यूचर. ऐसा आप assumption लो कि फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर सको. एंड इट शुड बी इंफॉर्मेशनल फॉर द यूजर. यूजर तक आप इसे पहुंचा सको. ठीक है, तो these are the assumptions. Okay, these are the accounting principles actually. ठीक है, एक बार पढ़ लियो. ओके, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. आप हमें क्या याद रखना है? कॉन्सेप्ट्स आर assumptions, principles are body of doctrine, and third अकाउंटिंग कन्वेंशन. कन्वेंशन कल भी हमने बात की थी, परंपरा जो साल दर साल चलते आई हैं. परंपराएं कैसे बनती है? आपके घर में भी परंपरा, दीपावली में पूजा होना है, एंड सो मेनी अदर कस्टम्स वी फॉलो इन आवर होम. कैसे बना परंपरा? बाय यूसेज एंड प्रैक्टिस. साल दर साल हमारे घर में ऐसा ही होते आया है, तो ये परंपरा बन जाती है. अडॉप्टेड सिमिलरली इन द सेम वे अकाउंटिंग में भी कुछ परंपरा हम लोग बना लेते हैं. जैसे हमने कहा था कि क्रेडिट पीरियड 15 दिन तक का देंगे, उसके बाद इंटरेस्ट विल बी चार्ज. फर्स्ट कस्टमर को हम लोग उधार में सामान नहीं देंगे. हर 100वें कस्टमर को हम डिस्काउंट देंगे. इस तरीके का आप कुछ अपना परंपरा बना सकते हो अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए. अडॉप्टेड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. क्या लिखा है? These need not have universal application. यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? मतलब पूरी दुनिया में ये सच, मतलब ऐसा ही नहीं माना जाता है, कहीं अलग अलग कुछ पे. यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब कि सब जगह एक जैसा. तो ये जो कन्वेंशन है, इट इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल. सबके अपने अपने परंपरा. आपके घर की परंपरा अलग होगी, मेरे घर की परंपरा अलग होगी. मैंने बिजनेस में अपना अलग एजम्पशंस कन्वेंशंस रखा है, आपने अपने बिजनेस के लिए अलग एजम्पशंस कन्वेंशन रखा है. तो 3 टर्म्स सीख गए. accounting concepts are assumptions, principles are siddhant, and conventions are usage and practice followed year after year in our business. बस उसके बाद these 3 terms are used interchangeably. अब इनको एक दूसरे में इंटरचेंज करके यूज किया जाता है to mean those basic points of agreement on which financial accounting theory are founded. मतलब ये पॉइंट 4 यही बोलना चाह रहे हैं कि हम इनको आपस में इस वर्ड को शिफ्ट कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं. हमारे लिए फाउंडेशन लेवल पर उतना डीप में जाने का जरूरत नहीं. तीनों एक ही है हमारे लिए, जिनको हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, प्रिंसिपल बोल सकते हैं, या कन्वेंशन बोल सकते हैं. राइट, इनमें से कुछ भी आप बोल सकते हो. अब देखिए, नाउ point number 5 is very important for us. Widely accepted accounting concepts are, we have 12 account. बहुत ध्यान से सुनना ये बात. जब एक बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग के नीचे, इफ दिस इज द लैंड, बिल्डिंग के नीचे फाउंडेशन, नींव बनते हैं, फाउंडेशन के पिलर्स बनते हैं, और उसी पर हमारी बिल्डिंग खड़ी होती है. नींव जितनी मजबूत होगी, बिल्डिंग उतना ही मजबूत होगा. वी ऑल नो. तो अगर अकाउंटिंग, हमारी बिजनेस का अकाउंटिंग हमारा एक बिल्डिंग है, तो इसके नींव के फाउंडेशन के 12 पिलर्स हैं, और यही है 12 पिलर which are known as widely accepted accounting concepts. Got it? ये इतना इम्पोर्टेंट है. अभी लास्ट में पढ़ना है. क्यों? क्योंकि थ्योरी था. क्यों? क्योंकि हमने पूरा चैप्टर, पूरा सिलेबस कवर कर लिया. कहीं ना कहीं ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग.
और अभी हम लोग एक सम अप कर रहे हैं, एक समरी कर रहे हैं, ओके ना। शुरुआत में पढ़ते तो बहुत बोरिंग होता, अभी पढ़ेंगे तो लगेगा हाँ पढ़ा हुआ है। बट हाँ ये 12 आपको नाम तो याद होना है और मीनिंग भी याद रहना है। अब याद स्टार्ट करते हैं, फटाफट हम लोग इसको कवर करेंगे। वाइडली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर, नंबर 1 एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये सब आपका सुना हुआ हो सकता है। एंटिटी कॉन्सेप्ट सेज, क्या कहता है एंटिटी कॉन्सेप्ट्स, टेल मी एनीवन। मैम बिजनेस एंड बिजनेस मतलब जो चलाते हैं वो दोनों अलग सेपरेट होते आप सेपरेट पर्सन। आप और आपका बिजनेस इज बिजनेस आर टू सेपरेट थिंग, टू सेपरेट एंटरप्राइज, टू सेपरेट पर्सन। हम लोग जो भी अकाउंटिंग करते हैं एक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते, हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, एक के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। दिस इज द एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस अलग है, प्रोप्राइटर अलग है। प्रोप्राइटर बोलो, पार्टनरशिप बोलो, कंपनी बोलो, दोनों अलग हैं। इसीलिए जब एक के पॉकेट से पैसा जा रहा है, वो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो हम लोग इसको व्हाट गोज आउट नहीं बोलते हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट नहीं बोलते हैं, इस एक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। ऐसा नहीं कि कैश इज गोइंग, मेरे पॉकेट से तो ये बोल रहा है मेरे पॉकेट से तो पैसा जा रहा है, गोज आउट है क्रेडिट करो, नहीं जी, आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। डेबिट व्हाट कम्स इन, एवरी ट्रांजेक्शन is recorded from the viewpoint of the business and not the owner। ये एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है आप और आपका बिजनेस अलग है, वेरी सिंपल। नंबर 2 सेज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है आपके शब्दों में, टेल मी। मैम जो भी चीज को मनी में मेजर किया जा सकता है उसी को हम लोग रिकॉर्ड करें। हर वो चीज जिनको मनी में मेजर किया जा सकता है उसी को अकाउंटिंग में जगह मिली है। जिसको हम लोग मनी में मेजर नहीं कर सकते, जैसे गुडविल, सेल्फ जनरेटेड, सॉरी हाँ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। दूसरा लॉयल्टी ऑफ आवर वर्कर्स। तीसरा राइवलरी बिटवीन पार्टनर्स। 3 पार्टनर है, तीनों में बहुत ज्यादा दुश्मनी हो गई है, तो ये दुश्मनी नहीं दिखेगी क्योंकि इसको हम लोग मनी में मेजर नहीं कर सकते। हर वो चीज जिसको मनी में मेजर कर सकते हैं अकाउंट्स में जगह मिला है, जिसे मनी में मेजर नहीं कर सकते अकाउंट्स में जगह नहीं मिली, दैट्स इट। थर्ड इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, टेल मी ये क्या करता है। मैम बिजनेस विल रन फॉर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर, आप सही हो, थोड़ा सा बोलो। एंड इन फ्यूचर इट विल रन, इट विल कंटिन्यू आज रनिंग। स्टार्ट किए हैं, इट विल बी कंटिन्यूड टू एन अनसीन फ्यूचर। देखो ये कैरोस, इफ यू हैव स्टार्टेड बिजनेस इन 2015, कब तक करोगे, जब तक चलेगा। अपनी जिंदगी के बाद भी हाँ हमारे लीगल एयर है, कोई ना कोई, हम नहीं चलाएगा कोई ना कोई तो चलाएगा इसका लाइफ, इट मे बी 200 years 500 years, गॉट इट। जब तक ये प्रॉफिटेबल रहेगा तब तक हम इस बिजनेस को करते रहेंगे। दिस इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। एंड दिस इज इनबिल्ट, इनबिल्ट वर्ड आपको समझाना पड़ेगा या समझ में आता है। जैसे कोई कंप्यूटर आप खरीदते तो इनबिल्ट है, मोबाइल खरीदते तो इनबिल्ट है, मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड है, मतलब बनाना पड़ेगा उसको पूरा, मतलब शुरुआत से करना पड़ेगा। क्या चीज शुरुआत से करना पड़ेगा, हम से बनाना पड़ता है ना बिजनेस को उस मतलब ले जाना पड़ता है, सब बोल सकते हैं। क्यों ले जा, कहाँ ले जा रहे हो आप बिजनेस को। नहीं मैम, बिजनेस को जैसे जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो What मैम good concern concept says, when we have started the business at any point of time, there is an assumption, फंडामेंटल assumption बोलना चाहिए, इनबिल्ट assumption, बाय डिफॉल्ट ये मान लिया गया, बाय डिफॉल्ट वर्ड तो क्लियर है ना, मतलब ऐसा मान लिया गया है कि बिजनेस हमारा आज शुरू किए हैं, इट विल गो ऑन टू एन अनसीन फ्यूचर, अनलेस एंड अनटिल कोई वैसी घटना घट जाएगी, कोई एडवर्स सिचुएशन आएगा तभी हम बिजनेस को बंद करने वाले हैं। अदरवाइज वी आर गोइंग ऑन कैरिंग ऑन द बिजनेस ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर सो मेनी इयर्स। दिस इज द मीनिंग ऑफ गोइंग कंसर्न, ठीक है। इस एजम्पशन के ऊपर हम एक लिखते हैं, दिस इज वन ऑफ द बेसिक एजम्पशन, वन ऑफ द, अब देखो
फंडामेंटल एजम्पशन नीचे पॉइंट नंबर 6 में देखो, पहला है गोइंग कंसर्न, मतलब ये बाय डिफॉल्ट है। बाय डिफॉल्ट का मतलब कोई बताओ, जैसे यू आर हियर, आप किसी भी कंपनी को देखो, किसी भी ये सब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, 8 10 15 20 हजारों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब बिजनेस कर रहे हैं। आप सबके बारे में अपने मन में एक धारणा बना सकते हो, एक अजम्पशन कर सकते हो कि दे आर गोइंग कंसर्न। By default you will assume that these are going concern. Got it what I am saying? मतलब समझ में आया? गोइंग कंसर्न assumption का मतलब, किसी भी बिजनेस को देखो, आप किसी भी शॉप में जाओ, किसी भी शॉप में जाओ, बैंकों के किसी भी शॉप को एज्यूम कर लो या कहीं के भी, जिस भी एरिया में आप हो, एज एन इन्वेस्टर जाओ, एज अ क्रेडिटर जाओ, एज अ डेटर जाओ, एज अ मनी लेंडर जाओ, एज अ बैंक जाओ, एज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जाओ, आप फर्स्ट धारणा अपने मन में उनके प्रति ये बना सकते हो कि ये गोइंग कंसर्न है। गॉट इट? दिस इज फंडामेंटल गोइंग assumption। कहीं आपको पूछने का जरूरत नहीं है और उनको बताने का जरूरत नहीं है कि आई एम गोइंग कंसर्न। दिस इज एज्यूम्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिन। कोई भी बिजनेस शुरू हुआ, गोइंग कंसर्न इज एज्यूम्ड, बताने का जरूरत नहीं है। आपको समझ में आ रहा व्हाट आई वांट टू से? यस मैम। ना बताना है ना पूछना है। दिस कॉन्सेप्ट इज, आप बोल सकते हो, ऑलवेज विथ अ ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को हम देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी एज्यूम करता है और आप भी उसके बारे में ये एज्यूम कर सकते हो कि दिस इज अ गोइंग कंसर्न। तभी तो हम उसके साथ बिजनेस रिलेशनशिप बनाने आए हैं, तभी तो हम उसको मनी लेंड करने आए हैं, और पूछने का जरूरत भी नहीं है। मेरा बात समझ में आ रहा है? आप किसी भी शॉप में जाओ तो आप क्या पूछते हो कि कितने साल इस दुकान को चलाओगे? क्या तुम चलाओगे ना, बंद तो नहीं हो जाएगा? हम आज आपके दुकान से सामान खरीद रहे हैं या आपको हम माल बेच रहे हैं एज अ क्रेडिटर, तो बंद तो, यू डोंट आस्क, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, दिस इज अ बेसिक assumption, business will be continued for an unseen future, year after year business चलते चला जाएगा, and this is one of the fundamental assumption. Next is going concern assumption say it gives birth to next concept, periodicity concept. Periodicity मतलब पीरियड, पीरियड का मतलब क्या? सी टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम क्या? 2015 से हम बिजनेस शुरू किए, कब तक बिजनेस करेंगे? लाइफ क्या होगा? इट इज अ गोइंग कंसर्न। 200 साल मान लेते हैं सपोज, सो 2215 इतने तक हम बिजनेस का लाइफ अनुमान है। प्रॉफिट कैसे निकालोगे बेटा? लाइफ इज 200 years। नाउ आई वांट कि इस बिजनेस से प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये मुझे बताओ। या अभी तक सपोज 15 साल बीत चुके हैं, नाउ इट इज 2030, कितना प्रॉफिट आपने अर्न किया इन द लास्ट 15 years? हाउ विल यू, मैम अभी का प्रॉफिट से पहले का प्रॉफिट को माइनस करिए। मतलब ये 15 साल की प्रॉफिट को, तो आप प्रॉफिट कैसे निकालोगे? बिजनेस इज ए गोइंग कंसर्न, ये तो टूटता नहीं है, और ये टूटता नहीं, इट इज अ गोइंग कंसर्न, ये तो एक लगातार चलते जा रहा है। जनवरी फरवरी तो हमने बनाया, भगवान ने नहीं बनाया, साल तो हमने बनाया। आप आज कितने साल के हो? जब से जन्म लिया, अगर ईयर नहीं याद रखते तो क्या आपको पता रहता व्हाट इज योर एज? नो। इन ऑर्डर टू नो योर एज, या एक किसी भी ह्यूमन बीइंग का एज जानने के लिए क्या किया गया? साल में विभाजित कर दिया गया, पूरे टाइम पीरियड को साल में विभाजित कर दिया गया, पीरियड में डिवाइड कर दिया गया। This is periodicity concept, and it says the life of a business is divided in equal length of time period. Equal length मतलब अगर ये आप 12 महीना ले रहे हो तो हर पीरियड का लाइफ कितना होगा, हर पीरियड का लेंथ कितना होगा? 12 months। ठीक है, इक्वल लेंथ ऑफ द लाइफ ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस तो ऐसे है, लाइफ इसका ये है,
परफॉर्मेंस जाना है, रिजल्ट जानना है। कैसे रिजल्ट जानोगे, आप कहाँ पर हो, इसको जानने के लिए इस लाइफ को हम लोगों ने इक्वल लेंथ ऑफ टाइम पीरियड में, सपोज दिस 2015, 2016, 2017 एंड सो ऑन डिवाइड कर दिया, सो दैट वी कैन इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। गॉट इट? दिस इज periodicity concept. The total life of the business is split, divided into equal length of time period. That's it. Periodicity concept करता है, गोइंग कंसर्न का देन है। लाइफ छोटा होता, लाइफ सिर्फ 6 महीने का होता अगर, तो हम फिर उसको डिवाइड नहीं करते, हम एक ही बार आज बिजनेस शुरू किए जनवरी में, जनवरी 21 में बिजनेस शुरू किया, अगर हमें पता है कि लाइफ मात्र 6 महीने का है, जून तक ही है, तो जून 21 में लाइफ इज ओवर। और इस 6 महीने में आप क्या लगाए थे और क्या पाया, इसका डिफरेंस लगा निकाल दो। सपोज आपने इन्वेस्ट किया था 20,000 रुपए, और जब बिजनेस बंद किए तो आपके पास सब चीज बेच दिया, एसेट लाइबिलिटी सबको सल्टाने के बाद 24,000 है, 4,000 इज योर प्रॉफिट। अगर लाइफ शॉर्ट होता है प्रॉफिट निकालना आसान है, बट लाइफ अगर अनलिमिटेड है, वी डोंट नो व्हाट विल बी द टोटल लाइफ ऑफ आवर बिजनेस, तो आप परफॉर्मेंस कैसे जानोगे? तो आप उस पूरी लाइफ को स्प्लिट कर दोगे इक्वल लेंथ ऑफ टाइम पीरियड में, और एक पर्टिकुलर टाइम का, जैसे 2016 से 17 तक का ट्रांजेक्शन लिए और उसको उसके लिए पीएल बनाए, ट्रेडिंग बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाए और परफॉर्मेंस जान ली। दिस इज ड्यू टू periodicity concept, we are dividing the life of our business into what? Tell me. इक्वली पार्ट्स। इक्वल लेंथ ऑफ टाइम। इक्वल वर्ड जरूर बोलना बेटा, ऐसा नहीं होता कि पहला का 12 महीना है फिर आप 14 महीना कर दो, यहाँ 18 महीना कर दो, तो कंपेरेबल नहीं रहेगा। अगर आपको 18 महीने करना तो हर पीरियड को 18 महीने करो, 12 महीना भी जरूरी नहीं है। पार्टनरशिप में और प्रोप्राइटरशिप में जरूरी नहीं है, कंपनी में वहां लिखा है। अच्छा एक बात बताओ, अकाउंटिंग क्या जरूरी है कि हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट हो और 31 मार्च को ही एंड हो? मैम इन केस ऑफ कंपनी जरूरी है, बाकी हाँ जरूरी वेरी गुड। इन केस ऑफ कंपनी वहां लिखा हुआ है कि आपका फाइनेंशियल का डेफिनेशन है कि 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होगा, 31 मार्च तक ही एंड होगा। लेकिन पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप अक्टूबर से मेंटेन करो, इस अक्टूबर से अगला सितंबर, कोई दिक्कत नहीं। सितंबर भी क्या, हम 15 महीना भी ले सकते हैं हर लेंथ को, हम 9 महीना भी ले सकते हैं इस लेंथ को, लेकिन जो भी लेना बेटा कंसिस्टेंटली फॉलो करना, ईयर आफ्टर ईयर सेम लेंथ होना चाहिए। ठीक है, तो periodicity concept इज ओके ना, समझ में आ गया? यस मैम। इन ऑर्डर क्यों बांटे? टू नो द परफॉर्मेंस, टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस। ठीक है, टू नो लिखो या इवेल्युएट लिखो, टू नो द परफॉर्मेंस of our business organization. The unlimited life period of the organization is split into equal length of time period. यही periodicity concept कहता है। That's it. ठीक है, अब इसी का गोइंग कंसर्न का एक और देन है, या आप ऐसे भी बढ़ सकते हो periodicity concept, क्योंकि हमने लाइफ को इक्वल लेंथ में बांट दिया तो एक और कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा, अक्रूवल। अब आपको परफॉर्मेंस जानना है, सपोज करिए 16-17 का परफॉर्मेंस जानना है, तो कैश बेसिस जाए कि अक्रूवल बेसिस जाए? अब सेल हम लोग कर रहे हैं 16-17 में, लेकिन हो सकता है डेटर पैसा दे अगले साल, कुछ डेटर पहले भी एडवांस में पैसा दे सकते हैं, वैसे ही खर्च, वैसे ही सैलरी स्टाफ ने सर्विस दिया है करंट ईयर 16-17 में, लेकिन हम उनको पेमेंट कर रहे हैं 1 साल के बाद, या एडवांस में पेमेंट कर सकते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट periodicity कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट स्टेप है, अगर आपको परफॉर्मेंस जानना है तो एक और कॉन्सेप्ट को फॉलो करना होगा, और वह कॉन्सेप्ट है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। देन एंड ओनली देन यू कैन इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 3 कॉन्सेप्ट साथ साथ जाता है, तीसरा, चौथा, पांचवा। गोइंग कंसर्न है, यस गोइंग कंसर्न है, तो परफॉर्मेंस कैसे जानेंगे? स्प्लिट कर दो उनकी लाइफ को छोटे छोटे पीरियड में,
स्प्लिट कर दिया। अब परफॉर्मेंस कैसे जानेंगे? तो पैसा कभी आ रहा है, 2015 का पैसा 18 में भी आ सकता है और 2015 का पैसा 14 में भी एडवांस के रूप में आ सकता है। अब क्या करें? तो बोला पैसा कभी भी आए, कैश कभी भी आए, उससे मतलब नहीं, अक्रूवल को मानो। तो ये पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट का ही एक्सटेंशन हो गया अक्रूवल कंसेप्ट। एंड दिस इज अगेन, ये याद रखना, बाय डिफॉल्ट इसको माना जाता है। जैसे गोइंग कंसर्न इज बाय डिफॉल्ट, कोई भी बिजनेस आप देखो, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट देखो, तो आप मान सकते हो कि ये गोइंग कंसर्न है, ये लास्ट ईयर नहीं है, बंद नहीं होने वाला है, वो हमेशा चलेगा। वैसे किसी का भी बुक्स ऑफ अकाउंट देखो, आप मान सकते हो कि इस पर्सन ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने अक्रूवल को फॉलो किया है, कैश बेसिस को फॉलो नहीं किया है। दिस इज अगेन सेकेंड फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption। ठीक है, क्लियर हुआ 5 तक? ठीक है, अब हम लोग पहले पढ़ेंगे 7 और 8, 6 को थोड़ा सा हम लोग 2 मिनट बाद पढ़ेंगे। गोइंग कंसर्न से ही निकलता है बेटा 7 और 8, कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब है एसेट एंड लायबिलिटी, बैलेंस शीट पर्पस के लिए ये दोनों है, बैलेंस शीट आइटम्स के लिए ये 7 और 8 नंबर है। सपोज करो आपने एक लैंड खरीदा था, द कॉस्ट ऑफ द लैंड वाज 2 लाख, और अगर उस लैंड को बेचेंगे, बेच के जो रियलाइज करेंगे, रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है, अगर बेचेंगे तो हमें मिलेगा 8 लाख। लैंड हमारे पास बैलेंस शीट में दिख रहा है, जब खरीदे थे आज से 4 साल पहले, तो उसका कॉस्ट 2 लाख था। आज की डेट में अगर हम उसे बेचेंगे तो ये 8 लाख में बिक सकता है। टेल मी, आप बैलेंस शीट में इस लैंड को, दिस इज द बैलेंस शीट, लैंड को आप 2 लाख पे दिखाओगे कि 8 लाख पे दिखाओगे? दिस इज द इशू। मैम 8 लाख पे। मैम 2 लाख पे। अगर आप कॉस्ट कॉन्सेप्ट ले रहे हो तो 2 लाख पे दिखाओगे, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ले रहे हो तो 8 लाख पे दिखाओगे। यही 2 कॉन्सेप्ट है, 7 और 8। समझ में आया? अभी बेचने जा रहे हो क्या? जिसने आंसर किया 8 लाख पे दिखाएंगे, टेल मी, आप लैंड को बेचने जा रहे हो? नो मैम। कब बेचोगे लैंड को? मैम जब बेचना होगा, मतलब जरूरत जब पड़ेगा बेचना होगा या जब बिजनेस बंद करेंगे, यस। है ना? लास्ट ईयर अगर रहेगा तो हम 8 लाख पे दिखाएंगे, और अगर कंटिन्यूड बिजनेस रहेगा, कोई कंसर्न रहेगा, तो हम उसे कॉस्ट पे दिखाएंगे। तो अब देखो पॉइंट नंबर 3, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है या नहीं, अगर हम फॉलो कर रहे हैं या अगर हम फॉलो नहीं कर रहे। नहीं फॉलो कर ले मतलब ये लास्ट ईयर हमारे बिजनेस आज इस बार बंद होने वाला है, हमें नुकसान हो रहा है, या हम इस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, वी आर गोइंग टू शट डाउन द बिजनेस। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? वी आर गोइंग टू शट डाउन द बिजनेस। अब कहता है अगर गोइंग कॉन्सेप्ट है तो all asset and liability will be shown at cost. Is this clear what I am saying? बैलेंस शीट Yes, आइटम ma'am. के लिए अगर आपका कंटिन्यूड बिजनेस है तो एसेट को कितने में बेचेंगे इस पर दिमाग मत लगाओ, जब बेचेंगे तब देखा जाएगा। अभी तो आप कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन पर दिखाओगे अगर डेप्रिशिएबल एसेट है तो, लेकिन अगर ये लास्ट ईयर है तो ऑल एसेट एंड, अगर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं कर रहे हैं, we will follow realization concept. All assets and liabilities will be shown at रियलाइजेबल वैल्यू। realizable value means sale value. Got it? 7वां और 8वां क्लियर? मैम जब सेल करेंगे तब ना दिखाएंगे रियलाइजेशन अब कॉन्सेप्ट, सेल कब करोगे? जब कंपनी अगर बंद आप होगा। बिजनेस को बंद करो, गोइंग कंसर्न से ही निकला ये दोनों कॉन्सेप्ट। इफ दिस इज आवर लास्ट ईयर, वी आर गोइंग टू शट डाउन आवर बिजनेस, तो आप सारे एसेट, सारे लायबिलिटी को चुकाओगे और सारे एसेट को बेचोगे। सपोज एक बैलेंस शीट ऐसी है, हमारा एसेट, टोटल एसेट का वैल्यू है 25 लाख और लाइबिलिटी भी यहाँ पर दिख रही है टुवर्ड्स मिस्टर
एज लोन, ए से हमने लोन लिया हुआ है, ए से लोन लिया हुआ 10 लाख, और आपको पता है कि ये एसेट को अगर बेचेंगे तो ये हमें 31 लाख में बिकेगा, और अगर एक का लोन चुकाएंगे तो वो हमें कुछ डिस्काउंट दे देगा और हमें 9 लाख ही देना पड़ेगा सपोज। तो अगर कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, इफ वी आर फॉलोइंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट, तो इस बैलेंस शीट को आप कितना में रियलाइज होगा उससे मतलब नहीं। एसेट को आप कॉस्ट पर दिखाओगे 25 लाख पर, लाइबिलिटीज को भी आप कॉस्ट पर दिखाओगे 10 लाख, जनरली यही होता है। लेकिन अगर ये बाय चांस लास्ट ईयर है, आप एसेट एंड लायबिलिटी को बेचना, लास्ट ईयर तो बिजनेस बंद तो सारे एसेट बेचेंगे, इन दैट केस एसेट विल बी शोन एट इट्स रियलाइजेबल वैल्यू, और लायबिलिटी को चुकाएंगे तो कितना देंगे हम, 9 लाख देंगे। ठीक है, गॉट इट। ये दो कॉन्सेप्ट निकला है गोइंग कंसर्न से। तो एक बार वापस रिवाइज करते हैं, हम लोगों ने 7 कॉन्सेप्ट अभी तक कवर किया है, एक बार रिवाइज करते हैं ताकि हम लोग आगे बढ़े तो ये भी अपने साथ रहे। सबसे पहले एंटिटी कॉन्सेप्ट था जो बोला आप और आपका बिजनेस अलग है। उसके बाद हर वो चीज जिनको पैसे में नापा जा सकता है वही अकाउंट्स में आता है। गोइंग कंसर्न बोला कि बिजनेस आज किए हैं एंड दिस विल बी कंटिन्यू टू एन अनसीन फ्यूचर, चलते चला जाएगा, कब तक चलेगा हमें भी नहीं पता, बट इट विल गो ऑन। फिर परफॉर्मेंस कैसे जानेंगे, तो आप पूरे लाइफ को स्प्लिट कर दो क्या, इक्वल लेंथ ऑफ टाइम पीरियड में। फिर परफॉर्मेंस को जानने के लिए और एक काम करेंगे कि वी आर फॉलोइंग अक्रूवल कॉन्सेप्ट, मनी कभी भी आए, कैश कभी भी आए, मतलब नहीं, अगर ट्रांजेक्शन इस साल का है तो उसका इफेक्ट इसी साल लेंगे। गोइंग कंसर्न अगर है तो हम सारे एसेट एंड लायबिलिटी को कॉस्ट पर दिखाते हैं, और अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो सारे एसेट एंड लायबिलिटी को रियलाइजेशन वैल्यू पर दिखा करके बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव ड्यूअल कॉन्सेप्ट। ड्यूअल का मतलब क्या होता है, ड्यूअल मतलब टेल मी। हम मैम एवरी ये डबल डेबिट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, डेबिट क्रेडिट। ड्यूअल मतलब डबल एंट्री सिस्टम, फॉर एवरी डेबिट वी हैव अ कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। आपने पढ़ा भी होगा लॉ में, कंसिडरेशन चैप्टर में, समथिंग इन रिटर्न, अगर कुछ दोगे तो कुछ मिलेगा, पढ़ा है ना। यस यस मैम। और अगर कुछ लेना है तो कुछ देना भी पड़ेगा, फ्री का कुछ नहीं है इस दुनिया में। तो अकाउंटिंग ऑल ट्रांजेक्शंस आर बेस्ड ऑन ड्यूअल कॉन्सेप्ट। इसी कारण इसी का इफेक्ट है कि ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। ट्रायल बैलेंस में 2 कॉलम होते हैं ना, लास्ट में आप देखो। ड्यूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, फॉर एवरी डेबिट देयर विल बी अ कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। इसी कारण ट्रायल बैलेंस मिलता है और इसी कारण बैलेंस शीट भी मिलता है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। आगे चलते कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, इसका आपको क्लियर करो। व्हाट डू यू, मैम रीतिवादी बहुत पुराना परंपरा चला आ रहा है, उसी को हम लोग। नहीं, पुराना परंपरा नहीं, कंजर्वेटिव। मेरी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव है, अगर कोई बोलता है तो आप क्या सोचते हो उस पर्सन के बारे में, छोटी सोच, संकीर्ण विचारधारा, नैरो माइंडेड, नॉट ओपन माइंडेड। कंजर्वेटिज्म का मतलब है नॉट ओपन माइंडेड, दे आर नॉट ब्रॉड थिंकर, वो ओपन माइंडेड नहीं है। गॉट इट, दिस इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिज्म। संकीर्ण विचारधारा, छोटी सोच, हमारा अकाउंट्स इज आल्सो कंजर्वेटिव। अब ये क्या बोलता है कंजर्वेटिव के बारे में, बोलता है प्रॉफिट कमाने के लिए आप निकले हो तो जो प्रॉफिट अभी हो रहा है सिर्फ उसी को अकाउंट फॉर करो, फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तो उसको अभी मत अकाउंट में कर लाओ। ये बोलता है एंटीसिपेट, अनुमान, एंटीसिपेट मतलब अनुमान करना, नो प्रॉफिट फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए कोई प्रॉफिट अगर होना है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं, आपका क्लोजिंग स्टॉक 1000 रुपए का है और आप इसको बेचोगे, अगर क्लोजिंग स्टॉक मतलब लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, अगर बेचोगे तो आप 1200 में बेचोगे, तो ये 200 रुपए का प्रॉफिट आप इस साल लोगे कि अगले साल लोगे? मैम अगले साल। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम आया।
आपका क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस शीट में आप क्लोजिंग स्टॉक को कितने में दिखाओगे? टेल मी, सॉरी पीएल में, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में, ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्लोजिंग स्टॉक को, कॉस्ट इसका 1000 है और सेल वैल्यू मतलब आरवी मतलब एनआरवी, याद करो 1200, यस मैम 1000 दिखाएंगे। तो आप क्लोजिंग स्टॉक को कितने पे दिखाते हो? 1000 पे। क्यों? क्योंकि ठीक है 200 का प्रॉफिट होगा, लेकिन आज नहीं हुआ, फ्यूचर में होगा, अगले साल होगा, उस समय दिखाएंगे। अभी आप प्रॉफिट लेकर के अभी आप खुश मत हो, प्रॉफिट जब होगा तब देखा जाएगा, जब खुश होने की का टाइम आएगा तब हम खुश होंगे। अभी सोच सोच के खुश नहीं होना कि हम तो बेच लेंगे, 1000 रुपए का सामान है हम तो 1200 में बेच लेंगे, अभी नहीं। आपको अकाउंट्स डरा हुआ है, वो बोलता है आप कंजर्वेटिव रहो, शांत रहो, फ्यूचर की प्रॉफिट को फ्यूचर में कमाएंगे, फ्यूचर में अकाउंटिंग करेंगे, अभी नहीं। ठीक है। और एक बात और बोला, ये पहला चीज बोला, अगर फ्यूचर में लॉस हो रहा है तो मैम उसको अभी रिकॉर्ड कर अभी लेंगे। प्रोवाइड, अभी प्रोवाइड करो, प्रोवाइड नाउ all losses, all anticipated losses, all anticipated future losses। ठीक है, फ्यूचर लॉसेस हम यहाँ लिखते रहे, फ्यूचर में अगर नुकसान होना है तो उसको अभी अकाउंट में लाओ। लॉस बाय फायर या एनी लॉस, जैसे एसेट का वैल्यू बहुत ज्यादा घट गया तो इसको भी एम्पेयरमेंट ऑफ लॉस बोलते हैं, आप आगे जाके पढ़ोगे तो पीएल में ले आता है। या फिर मैम बैड डेट्स होने वाला है। हाँ, बैड डेट होना है तो अभी अभी से ही प्रोविजन कर लो। अब देखो कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक का 1000 ही है, और अगर बेचेंगे तो 800 में बेचेंगे, तो आप पीएल में ट्रेडिंग में कितना दिखाते हो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू? कॉस्ट पे दिखाते हो या एनआरवी पर दिखाते हो? प्रॉफिट हुआ तो नहीं छेड़े, कॉस्ट पे दिखाए, लेकिन लॉस अगर होगा फ्यूचर में तो उसको अभी अकाउंट्स में लाओ। ये है कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट। एंटिसिपेट नो प्रॉफिट फॉर फ्यूचर बट provide for all future losses now। क्लियर हो गया कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट? ठीक है, यस मैम। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट, अब 6 नंबर को कवर कर लेते हैं, पहले 6 करेंगे फिर 12 फिर 11। ओके, पॉइंट नंबर 6 सेज मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब ये बताओ आपके माइंड में कुछ आ रहा है इसके लिए इंप्रेशन? मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? मैच कर, मैच करेंगे क्या चीज को किससे मैच करोगे? टेल मी। डेबिट को क्रेडिट से। नहीं बेटा, तो एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को, फिर एसेट्स को और लायबिलिटी को। एसेट लायबिलिटी नहीं, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को मैच करेंगे। ये ट्रेडिंग पीएल की बात बोल रहा है। ये कहता है रेवेन्यू किस साइड लिखते हो? यहाँ ना, रेवेन्यू मतलब क्या होता है? सेल, सेल आप यहाँ लिखते हो, सपोज 5 लाख। अब ध्यान से सुनना, इस सेल को अर्न करने में खर्च होंगे, बिना खर्च के सेल नहीं होगा। सेल को आपने एक साइड लिखा, अब इसको अर्न करने में जो भी खर्चे हैं, डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, आप डेबिट साइड लिखो, तभी तो मैच होगा, तभी तो तराजू। तराजू बिल्कुल, ट्रेडिंग पीएल क्या है? कुछ और नहीं, तराजू है। एक पलड़े पर आपने क्या डाल दिया उस तराजू के? सेल रेवेन्यू डाल दिया। इमेजिन करो एक सब्जी वाले का तराजू, जब वो बटखरा डालता है तो हमने उसमें सेल डाल दिया 5 लाख का इस साल का, और दूसरे पलड़े पर क्या डालेंगे? मैम एक्सपेंसेस। कौन सा एक्सपेंस? सारा एक्सपेंस जो आज से 4 साल पहले किए वो भी? नहीं, इस साल का जो रहेगा। करेंट ईयर को। इस साल का सारा खर्चा डाल, इस साल कोई एसेट खरीदो पूरा डाल दोगे? कैसे खर्च डालना होगा आप उस अगले पलड़े सेल करने में जो खर्च हुआ मैम वो डालेंगे। यस, इस सेल को, इस रेवेन्यू को अर्न करने में जो खर्च हुआ है वो इस पलड़े पर डालो। आपने तो एसेट भी खरीदा, एसेट खरीदा है 10 लाख का, तो पूरा का पूरा हम 10 लाख यहाँ डाल दे प्रॉफिट? नहीं मैम, नहीं, लेकिन इस एसेट का अगर आपने लाइफ माना 5 साल, तो क्या आप डेप्रिसिएशन डालना चाहिए 1 साल का? यस मैम। यस मैम। क्यों? क्योंकि इस 1 साल का डेप्रिसिएशन ही सेल को बढ़ाने में सहायक हुआ। यहाँ मैचिंग हो रहा है, एक रेवेन्यू शुड बी। अब देखो इसका वर्ड सुनना, मैचिंग कॉन्सेप्ट सेज
current year revenue should be matched with corresponding expenses incurred to earn that sale. Current year revenue, revenue बोलो या सेल बोलो या टर्नओवर बोलो, रेवेन्यू और सेल और टर्नओवर, ठीक है। करंट ईयर टर्नओवर, करंट ईयर सेल, करंट ईयर रेवेन्यू शुड बी मैच्ड विथ corresponding expenses incurred to generate that revenue. आप सारे खर्च नहीं डाल देते हो, आप सिर्फ वही खर्च डालते हो जो आपने इस सेल को अर्न करने के लिए किया है। अब इसमें एग्जांपल देखेंगे दो चार। कैसे एडवर्टाइजमेंट, सपोज एडवर्टाइजमेंट किया है आपने, हेवी एडवर्टाइजमेंट किया 50,000 रुपए का, और संभावना है, अनुमान है कि इससे 5 साल का सेल बढ़ेगा, इट विल बूस्ट अप सेल ऑफ 5 years, करंट ईयर का सेल बढ़ाएगा और आने वाले 4 सालों का भी सेल बढ़ेगा। टेल मी एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ पर कितना लिखोगे? 5 साल का सेल कर देंगे साल। कितना लिखोगे? 10,000 में 10,000। तो आपने 10,000 इज द करेक्ट आंसर, एक SLM लगाया क्योंकि ये 5 साल का सेल बढ़ाएगा, तो इसे 50,000 यहाँ लिखे तो सही नहीं है। इट शुड बी स्प्लिट और सेपरेटेड और डिवाइडेड इन 5 years, क्योंकि 5 साल का सेल बढ़ा रहा है तो 5 सालों में इस एडवर्टाइजमेंट के खर्च को डालेंगे, और यहाँ पर सिर्फ आप 10,000 ही लोगे। इस 1 साल के सेल को बढ़ाने में, 1 साल के सेल को बढ़ाने में मात्र 10,000 का एडवर्टाइजमेंट लगा है, ठीक है। और देखो, जैसे सैलरी, दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। आपने सैलरी दिया है 1,000 रुपया पर मंथ करके, 1,000 रुपया पर मंथ करके, लेकिन सैलरी दिया है 2,000 एडवांस अगले साल के लिए भी, 14,000। तो अब बताओ यहाँ पूरा 14,000 लिखते तो ठीक है। यस मैम, नेक्स्ट दूसरा साल में हम कम तो यहाँ पर क्या करते हो आप? प्रीपेड सैलरी, मैम एडवांस में डाल देते हैं, है ना, प्रीपेड सैलरी कर देते हो, क्योंकि इस साल 12,000 ही सैलरी है, यही को मैं इसी को तराजू में डालेंगे, 14,000 डालेंगे तो प्रॉफिट सही नहीं रहेगा। दिस इज मैचिंग कॉन्सेप्ट, समझ के में आ गया? रेवेन्यू को अर्न करने में जो खर्च लगे हैं वही यहाँ आएंगे, सारे खर्चे नहीं आएंगे। तीसरा एग्जांपल एसेट का भी हम लोगों ने लिया, एसेट खरीदा 10 लाख का, लाइफ इज सेट 10 years एज्यूम्ड, तो यहाँ पर 10 लाख पूरा नहीं लिखते हम लोग। क्या करते हैं इसको, क्योंकि वो एसेट 10 साल के रेवेन्यू को बढ़ाने में हेल्प करेगा। कोई भी मेथड लो, SLM लो, WDV लो, सिस्टमैटिक वे में हम लोग डेप्रिसिएशन निकालते हैं और वही पार्ट इसमें डालते हैं। ठीक है, समझ में आ गया मैचिंग कॉन्सेप्ट? ओके ना? यस मैम। इसके बाद पॉइंट नंबर 12 क्या कहता है? मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है? टेल मी। कल पढ़ाए थे, थोड़ा सा पढ़ाए थे कल मटेरियलिटी। रेलिवेंट, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट से भी ज्यादा अच्छा वर्ड है रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट का मटेरियलिटी का मतलब है कि जो भी चीज निर्णय लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए जरूरी है, हर वह चीज जो आपके डिसीजन को इफेक्ट कर सकता है वो आपके लिए मटेरियल है। एवरीथिंग विच कैन इफेक्ट योर डिसीजन, अभी सिर्फ मटेरियलिटी वर्ड बता रहे हैं, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट हम नहीं बता रहे हैं। एनीथिंग विच कैन इफेक्ट योर डिसीजन इज मटेरियल फॉर यू। मतलब सपोज आज आप घर से निकले, आज गाड़ी खरीदना है आपको, आप अपने पापा के साथ घर से निकले हो, एंड द चॉइस, योर चॉइस is to purchase a car, the color should be black, काली गाड़ी खरीदेंगे, एकदम ब्रांड न्यू कार, मॉडल भी आप बोल सकते हो, बट द कलर शुड बी द ब्लैक। आप शोरूम जाते हो, वहां पर सारे कलर की गाड़ी है, बट ब्लैक वाज नॉट अवेलेबल ऑन दैट डे, आप खरीदोगे दूसरे कलर की गाड़ी? नहीं खरीदोगे, सिंस इट इज द रेलिवेंट। रेलिवेंट क्या आपके लिए? द कार का ब्लैक होना,
सो दिस इज मटेरियल फॉर यू, और आप अपने डिसीजन को कुछ दिन के लिए डेफर कर देते हो, टाल देते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, देखो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट है, बहुत लोग यूज करते हैं, यूजर्स बहुत है, पिछले क्लास में पढ़ा था, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर, क्रेडिटर भी यूज कर रहा है, मनी लेंडर भी यूज कर रहा है, डेटर भी यूज कर रहा है, गवर्नमेंट भी यूज कर रहा है, एम्प्लॉय भी यूज कर रहा है, इन्वेस्टर भी यूज कर रहा है, शेयर होल्डर भी यूज कर रहा है, ये सारे एक्सटर्नल का मैंने नाम लिया। इंटरनल में मैनेजमेंट के रूप में पार्टनर्स यूज कर रहे हैं, मैनेजर यूज कर रहा है, बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इतने लोगों के लिए हमारा, हम जो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, इट विल बी यूज्ड बाय सो मेनी पर्सन। तो हर वो चीज उसमें होनी चाहिए जो किसी भी यूजर को डिसीजन लेने के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकर शुड बी टेकन इन दिस, और जो इररेलिवेंट है, जो रेलिवेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो, गिव अप करो। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम बोले, मिसलिनियस एक्सपेंसेस। मिसलिनियस एक्सपेंसेस आप डालते हो ना, छोटे 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 बहुत सारे खर्चे होंगे, क्यों नहीं अलग अलग लिखा। आप खर्च लिख लो, जैसे सैलरी लाखों में, 5 लाख की सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सपोज 3 लाख, लेकिन मिसलिनियस एक्सपेंसेस है 10 रुपया, 25 रुपया, 75 रुपया, ऐसे ऐड करके 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया ऐड करके। तो आप इनको अलग अलग नहीं दिखाते हो, इनको क्या करते हो, ज्वाइंटली एक हेड में डाल देते हो मिसलिनियस एक्सपेंसेस। क्यों ऐसा किया, ऐसा परमिशन क्यों मिला? क्योंकि जरूरी नहीं है, रेलिवेंट नहीं है, डिसीजन मेकर के लिए छोटे छोटे खर्चों को दिखाना कोई मटेरियल नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, रेलिवेंट नहीं है। आप दिखाओ अलग अलग या मत दिखाओ, उनके डिसीजन पर वो असर डालने वाला नहीं है। गॉट इट, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। दूसरा एग्जांपल भी एक और देखो, जैसे कंपनीज एक्ट में है ये चीज। सपोज एक खर्च हुआ, amount of the expense is, से खर्च हुआ, हम लोग भी ये काम करते, 5,332 रुपया 37 पैसा। आप क्या करते हो, उसको इतना लिखते हो यहाँ पर एक्सपेंस में 2 करके, आप इसको क्या करते हो, सिर्फ 5032 लिख देते हो, 37 पैसे को राउंड ऑफ कर देते हो, क्यों छोड़ा, वाई नॉट मटेरियल, नॉट रेलिवेंट। इतने छोटे छोटे खर्चों को लिख लेंगे तो हमारा काम बहुत बढ़ जाएगा, जस्ट लीव इट। इफ द एक्सपेंस इज 50,489.9, तो यू लीव दिस 9 और आप इसको राउंड ऑफ कर देते हो, ये परमिटेड है। कौन सा कॉन्सेप्ट इसके पीछे वर्क कर रहा है, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। हर वह चीज जो डिसीजन मेकर के डिसीजन को इफेक्ट कर सकता है, उसको आप अलग से लिखो, और जो छोटे छोटे स्मॉल आइटम्स है जो मटेरियल नहीं है, डिसीजन मेकर के डिसीजन पे कोई असर नहीं डालने वाले, उनको आप सम अप करके एक जगह लिख सकते हो या स्किप भी कर सकते हो। गॉट इट, दिस इज मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। एंड वन मोर कॉन्सेप्ट, 11 नंबर, द लास्ट कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी। टेल मी, क्या मतलब हुआ इसका? मैम रूल्स कंसिस्टेंट रखेंगे, हर साल चेंज नहीं करेंगे। whatever policy you are adopting, कोई भी डेप्रिसिएशन का मेथड अडॉप्ट कर रहे हो, इन्वेंटरी वैल्यूएशन का मेथड अडॉप्ट कर रहे हो, दैट शुड बी ईयर आफ्टर ईयर कंसिस्टेंटली फॉलोड विदाउट एनी चेंज। दिस इज कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट नहीं बदलना, ओके। एंड दिस इज अगेन 3 फंडामेंटल अकाउंट। और ये सोच लिया जाता है, एज्यूम कर लिया जाता है, कोई भी सोच सकता है कि अगर इस साल आप लिफो यूज कर रहे हो तो पिछले साल भी आपने लिफो यूज किया था, उसके पहले भी आपने लिफो यूज किया था, और आगे भी आप लिफो यूज करोगे। कोई भी पर्सन, कोई भी यूजर ये सोच सकता है, और वो सही है, कहीं गलत नहीं है। दे आर 3 फंडामेंटल अकाउंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क क्वेश्चन में आता है, कौन कौन सा accounting assumption, fundamental accounting assumption है। तो going concern, consistency and accrual, these are our 3 fundamental accounting assumptions out of 12. Got it? समझ में आया? ओके। 12 में एक बार फिर से देखते, एंटिटी कॉन्सेप्ट, हाँ, मनी मेजरमेंट,
जो नहीं समझ में आया बोलना मैम फिर से समझाइए। गोइंग कंसर्न, periodicity, accrual, cost, realization, dual, फिर हम लोग कहाँ आए थे? कंजर्वेटिव, अकाउंट्स डरा हुआ जो मैंने कहा था, मैचिंग, मटेरियलिटी एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है। मैम एक बार कंजर्वेटिज्म समझा दीजिए। कंजर्वेटिव का मतलब अगर फ्यूचर में प्रॉफिट होना है तो उसको अभी अकाउंट्स में नहीं दिखाना है, आप फ्यूचर के लिए वेट करो। सपोज करो, एक दूसरा एग्जांपल लेते, दिस इज द बैलेंस शीट। एक मशीनरी है 80,000 की, बेचेंगे तो 2 लाख में बिकेगा, तो आप इसको बढ़ा दो, 2 लाख कर देते हो, और क्या जो प्रॉफिट हो रहा है पीएल में क्या उसको प्रॉफिट करते हो? बाय प्रॉफिट एंटिसिपेटेड फ्यूचर प्रॉफिट करके 1,20,000 हम डाल दें। ये गलत है या सही है? आज नहीं बेचे, गलत है। ये गलत है। ठीक है, क्योंकि हमको फ्यूचर में जब बेचेंगे जिस साल प्रॉफिट होगा उस साल डालेंगे। दूसरा एग्जांपल, मशीनरी 80,000, लेकिन ये आउटडेटेड हो गया, आउट ऑफ फैशन, मतलब अब आप समझ रहे, डिस्कार्ड कर रहे हैं, मशीनरी अब काम का नहीं रहा, टेक टू नील, अब इसको बेच दो और कोई बिकेगा भी नहीं, या सपोज बिकेगा तो आज ही 2,000 रुपए में इसका स्क्रैप का वैल्यू निकलेगा, तो ये 78,000 का लॉस है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? 78,000 के लॉस पीएनएल में डाल पीएल देंगे। में डाल देंगे, टू लॉस ऑन द वैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन लॉस करके आप डाल सकते हो 78,000, और बैलेंस शीट में मशीनरी अब 2,000 पर दिखेगा। फ्यूचर में बेचे, आज नहीं बेचे, इसको भी फ्यूचर में बेचेंगे, लेकिन अब वो 80,000 पर नहीं दिखेगा, वो 2,000 पर ही मशीनरी दिखेगा। दिस इज कंजर्वेटिव, दिस इज द इफेक्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। एंटिसिपेट नो फ्यूचर प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल फ्यूचर लॉसेस। ठीक है, यस मैम। इसी में हमने बोला था बेस्ट एग्जांपल, इससे भी अच्छा एग्जांपल जो आप पढ़े हो, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट है 10,000 और एनआरवी है 15,000, क्लोजिंग स्टॉक लोअर में जाता है, आप कितने पे दिखाते हो? 10,000, है ना? लेकिन अगर 10,000 और 7,000 है तो आप कितने पे दिखाते हो? 7,000। क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिश्ता होता है, आपको पता है ना? अगर ये ट्रेडिंग पीएल है, क्लोजिंग स्टॉक को अगर ज्यादा करोगे तो उतने ही रुपए से नेट प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाएगा। तो 15,000 अगर हम जैसे ही करते ना अगर, तो 5,000 प्रॉफिट में घुस जाता, नहीं घुस? हेलो यस, मैम, बोल रहे हैं ना मैम, मेरा थोड़ा नेटवर्क फेलियर था मैम, अभी नेटवर्क आया है मेरे पास, तो अभी हम ज्वाइन कर पाए मैम। आज का क्लास में छूट गया मेरा। कोई बात नहीं, इसको हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, ओके मैम। इज दिस क्लियर नाउ? ठीक है, अकाउंटिंग एजम्पशंस। और कोई यस किसी में मैम। 12 पॉइंट में डाउट है? आगे हम लोग बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6 इज अगेन क्लियर। अभी से ऋतिक तो साथ रहोगे ना हम लोगों के? यस मैम। ठीक है, so we have covered point number 5, very important, and point number 6 also, इसी में से 3 निकला, going concern, consistency and accrual। ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है, चौथा भी नाम रहेगा, मटेरियलिटी भी सपोज दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन सा फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption नहीं है, तो दिस इज मटेरियलिटी इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption। फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption का मतलब क्या हुआ? दीज आर बाय डिफॉल्ट, किसी से पूछने का जरूरत नहीं। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर बुक्स ऑफ अकाउंट देख रहे हो, अकाउंटिंग दिख रहे हो, तो आप मान सकते हो बाय डिफॉल्ट कि ये तीनों इसमें इनबिल्ट है। ये तीनों, कोई भी बिजनेस गोइंग कंसर्न ही है, कंसिस्टेंटली वो अकाउंटिंग एजम्पशन को ईयर आफ्टर ईयर फॉलो कर रहा है और अक्रूवल बेसिस मेंटेन कर रहा है। हाँ, अगर ऐसा नहीं है तो उनको बताना पड़ेगा। इफ पॉइंट नंबर 7 इस चीज को कहता है, इफ एनी ऑफ एवर फंडामेंटल, देयर शुड बी फंडामेंटल, इसके बारे में ही बोल रहा है, अकाउंटिंग assumptions आर नॉट फॉलोड, दिस फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड। ये बहुत सही बात बोल रहा है, ऐसा प्रैक्टिकली हम लोग करते हैं।
सपोज एवरी ईयर गोइंग कंसर्न है, गोइंग कंसर्न है, गोइंग कंसर्न है, हमें नहीं लिखना है नोट्स में, हमें नहीं किसी को बोलना है या अकाउंटिंग के नीचे लिखना है कि हमारा गोइंग कंसर्न है, लेकिन अगर ये हमारा लास्ट ईयर है तो हमें लिखना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या पार्टनर्स को या मैनेजर को ये नोट्स में लिखना पड़ेगा, दिस ईयर गोइंग कंसर्न एजम्पशन इज नॉट फॉलोड। अगर हम डेप्रिसिएशन का मेथड एसएनएम रखे हैं, हर साल एसएनएम फॉलो कर रहे हैं, तो आपको लिखने का जरूरत नहीं है, कंसिस्टेंटली फॉलो है। लेकिन अगर इस साल एसएनएम से डब्ल्यूडीबी में शिफ्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा दिस ईयर वी आर नॉट फॉलोइंग consistency approach and there is a shift, there is a change in the method of depreciation from SLM to WDV। अगर इस साल, अगर हर साल अक्रूवल या अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे तो लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कैश कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे तो आपको लिखना पड़ेगा कि वी आर नॉट फॉलोइंग अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अगर इन तीनों को फॉलो कर रहे हैं तो लिखने का जरूरत नहीं है, अगर नहीं फॉलो कर रहे तो लिखने का जरूरत है। बस यही पॉइंट नंबर 7 बोल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते पॉइंट नंबर 7 के बाद 8। पॉइंट नंबर 8 कहता है गोइंग कंसर्न कॉस्ट एंड रियलाइजेशन गिव्स द वैल्यूएशन क्राइटेरिया। ऑफ कोर्स यस, वैल्यूएशन ऑफ व्हाट? वैल्यूएशन ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। बैलेंस शीट आइटम्स यही हमने आपको यहाँ से किया था ना, कि इसी से ये दोनों जाता है। बैलेंस शीट गिव्स वैल्यूएशन, तो अगर गोइंग कंसर्न यस है, फॉलो होता है, तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट सारे एसेट एंड लायबिलिटी कॉस्ट पर दिखेंगे। अगर ये फॉलो नहीं होता है तो सारे एसेट एंड लायबिलिटी अपने सेल वैल्यू पर दिखेंगे। तो ये सब फिल इन द ब्लैंक में, ये आपको फिल इन द ब्लैंक रहता है, डैश डैश एंड डैश गिव्स वैल्यूएशन क्राइटेरिया। हमें लिखना पड़ेगा गोइंग कंसर्न कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट गिव्स वैल्यूएशन क्राइटेरिया। नेक्स्ट, यहाँ तक देखो पॉलिसीज ओवर, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। 9-10 पॉइंट, 2-4 पॉइंट छोटे छोटे कवर कर लेते हैं। 9 नंबर बोलता है व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या गुण होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। तो एक बार पढ़ के निकाल, अंडरस्टैंडेबिलिटी, ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ कि वो समझने लायक हो। रेलिवेंट, हर इंपॉर्टेंट, हर मटेरियल इंफॉर्मेशन उसमें होना चाहिए। फेथफुलनेस होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, लोग उस पर विश्वास कर सके। कंपेरेबिलिटी होना चाहिए, पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बना रहे हो 18 महीने का और दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो 12 महीने का, कंपेरेबल ही नहीं। मटेरियलिटी, हर वह चीज जो इम्पोर्टेंट है शुड बी इनकॉर्पोरेटेड। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, इट शुड बी, मतलब कहीं आप फ्रॉड ना करो, द रिप्रेजेंटेशन शुड बी फेथफुल। नेक्स्ट इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म, लास्ट क्लास में कवर किया था। फॉर्म मतलब क्या है, सब्सटेंस मतलब क्या होना चाहिए, एंड सब्सटेंस ओवरराइड फॉर्म, हम सब्सटेंस के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करते हैं, फॉर्म के अकॉर्डिंग नहीं। न्यूट्रलिटी, नॉट बायस, न्यूट्रल का मतलब क्या? न्यूट्रल का मतलब किसी के साथ पक्षपात नहीं होना है, वी शुड बी न्यूट्रल, अनबायस्ड विथ ऑल और विदाउट एनी क्या बोलना चाहिए, differences or without giving any weightage to any person अकाउंटिंग करना है। प्रूडेंस, प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? रैशनल डिसीजन, रैशनल का मतलब क्या होता है? राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। प्रूडेंस को सोचते हुए हमें अकाउंटिंग करना है। फुल, फेयर एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर शुड बी देयर एंड शुड बी कंप्लीट। दिस इज प्योरली थियोरेटिकल। पॉइंट्स आ सकते हैं, व्हाट आर द क्वालिटेटिव, नहीं आएगा बेटा, आएगा नहीं, लेकिन एक बार पढ़ के, क्योंकि हमारे सिलेबस में वी हैव कवर्ड इट। बहुत क्वेश्चंस है, बहुत चैप्टर्स में, और परेशान अगर करना होगा कि बच्चे पढ़ के ये नहीं आते तो भले ये दे दे, बट दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें से फिर डैश एंड डैश आर टू प्राइमरी, ये सब आता था सीपीटी में, एमसीक्यू में। Dash and dash are two primary qualitative characteristics of financial statement, तो relevance and reliability होना चाहिए। और ये भी आता था secret reserve is created by the misuse of dash। अगर हम conservatives को सही से फॉलो नहीं करेंगे तो secret reserve create हो जाएगा। ये सब 1 marks question के अकॉर्डिंग। This unit is over, I think।
इज इट ओके? आगे बढ़े। यस मैम। ओके, यूनिट 3 हम आज फिर बोल रहे हैं। हम लोग कल भी बैठेंगे क्लास करने, परसों भी हो सकता है बैठे। तो आप लोग यूनिट 3 गो थ्रू कर लो, देख लो एक बार खोल करके एसेट लायबिलिटी। कोई डेफिनेशन अगर नहीं समझ में आ रहा, कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, तो आपके पास 2 दिन और टाइम है। उसके बाद भी अगर क्लास मांगोगे तो वो एक्स्ट्रा क्लास अरेंज किया जाएगा आपके लिए। तो यूनिट 3 आई एम नॉट गोइंग टू टच। यूनिट 4 वी हैव कवर्ड इन आवर रेगुलर क्लास, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके ना, एक बार रीड कर लेना दिस इज। और इसमें भी अगर कल बोलोगे मैम मुझे बता दीजिए एक बार फिर से, आज आप पढ़ोगे इसको, कल अगर बोलोगे कि नहीं समझ में आया इसको फिर से कवर करा दीजिए तो हम इसको कल लेंगे, ठीक है, आज नहीं। लेकिन हाँ, ये आपका होमवर्क हो गया, यू हैव टू गो थ्रू दिस, राइट? करेंगे ना? यस मैम। यस मैम। यूनिट 3 आपके स्टडी मैट से, ठीक है। Now the next is contingent asset and contingent liability. We are going to start this. बताइए, आप ही बताइए, कंटिजेंट का मतलब क्या? एसेट और लायबिलिटी सब जानते हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द? लॉ में जिसका मीनिंग होता है एकदम है, तभी तो हम पूछ रहे मैम। हैं। तो कंटिजेंट का मतलब होता है एक अनसर्टेन इवेंट, जो मतलब हो ना हो वेस्ट होता है, उस पे अनसर्टेन होता है। वेरी गुड। कंटिजेंट का मतलब इट मे हैपन और इट मे नॉट हैपन, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यही है ना? यस मैम। यूनिट 6 में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ठीक है। अब कंटिजेंट के साथ एसेट लिखा, अब इसका मतलब बताओ, सिर्फ कंटिजेंट एसेट। एसेट हो ना हो एक अनसर्टेन ऐसा हो। एसेट जो हमारा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, आज के डेट पे श्योर नहीं है। डिस्प्यूटेड एसेट करने से, एक ऐसा लैंड है, एक ऐसा लैंड है जिस पर केस चल रहा है, ए बोलता है मेरा है, बी बोलता है मेरा है, केस चल रहा है जज के पास, डिसीजन कौन देगा? अच्छा, ए का ही एसेट कब बनेगा? जब ए केस जीतेगा। ए केस कब जीतेगा? जब भी हारेगा अच्छा ठीक है, मतलब हो गया, यू आर वेरी करेक्ट। हाँ, ए केस तभी जीतेगा जब जज ए के फेवर में डिसीजन दे। देंगे। हाँ तो कंटिंजेंट एसेट एक ऐसा एसेट है जो हमारे, दिस इज अ पॉसिबल एसेट, हो भी सकता है नहीं हो सकता है। अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट, पास्ट में हमने ऐसा कुछ किया है, लैंड जरूर खरीदा होगा, डिस्प्यूटेड होगा या ओनरशिप इसका डिफेक्टिव होगा, लेकिन आज ये डिस्प्यूटेड है, आज ये पॉसिबल एसेट बन रहा है क्योंकि हमने पास्ट में कुछ किया, डेफिनेशन ऐसा लिखा है, ठीक है। कंटिंजेंट एसेट इज अ पॉसिबल एसेट दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट। ओके, हमारा होगा या नहीं होगा, कब कंफर्म होगा? आगे बोलता है whose existence will be confirmed, हमारा है या नहीं ये कंफर्म कब होगा? ओनली आफ्टर अक्रेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। ये फ्यूचर इवेंट क्या है? जज का डिसीजन देना, जज का हमारे फेवर में डिसीजन देना, ये इवेंट है। कैसा इवेंट है? फ्यूचर इवेंट। आज जज ने डिसीजन नहीं दिया, अनसर्टेन है, हमारे फेवर में दे भी सकता है या नहीं भी दे सकता है, और जज का डिसीजन देना हमारे कंट्रोल में नहीं है, नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ एंटरप्राइज। मतलब एसेट होगा या नहीं होगा, दिस इज अ पॉसिबल एसेट, है ना? इसको क्या लिख रहा है? पॉसिबल एसेट डिपेंड्स अपॉन एन इवेंट। इवेंट है यहाँ पर जज का डिसीजन। ये इवेंट कैसा है? 3 चीज है, 3 क्वालिटी है इस इवेंट में। पहला फ्यूचर इवेंट है, आज तो डिसीजन नहीं दिया हमारा जज। दूसरा अनसर्टेन है, हमारे फेवर में देगा या नहीं देगा ये भी पक्का नहीं। और तीसरा है नॉट विद इन आवर कंट्रोल, जज हमारे बोलने से हमारे फेवर में थोड़ी डिसीजन दे देगा। यही चीज यहाँ लिखा है, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। ये लैंड हमारा एसेट बनेगा या नहीं बनेगा एक इवेंट पे डिपेंड करता है। इवेंट है जज का डिसीजन देना, और जज का डिसीजन 3 क्वालिटी है उसमें, फ्यूचर में देगा, अनसर्टेन है हमारे फेवर में देगा या नहीं देगा, और तीसरा हमारे कंट्रोल में नहीं है।
समझ में आया कंटिंजेंट एसेट का डेफिनेशन? यस मैम। यस मैम। अब ये बताओ इसे बैलेंस शीट में दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? डिस्प्यूटेड लैंड मैम नीचे नोट्स में दिखाएंगे। नोट्स में बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे मैम, बैलेंस शीट में ये नहीं, अभी मेरा नहीं हुआ। ये हमारा अभी नहीं हुआ। देखो बैलेंस शीट का यूजर तो बहुत लोग है ना, यू आर वेरी करेक्ट, हमारा अभी नहीं हुआ। बैलेंस शीट में अगर हम लैंड लिख दे 5 करोड़ का सपोज, या 5 लाख का ही, कल को ये मेरा नहीं रहता तो बैलेंस शीट कितना गंदा हो जाएगा। गंदा इन द सेंस कि एसेट कितने कम हो जाएंगे, एसेट का बैकअप। एसेट को देखकर कितने सारे यूजर अपना अपना डिसीजन ले सकते हैं। कोई इन्वेस्टर बोल सकता है मैं इस फर्म में इन्वेस्ट करूंगा या इस कंपनी में, बैंक लोन देंगे। तो यहाँ पर डिस्प्यूटेड लैंड का कोई जगह नहीं, डिस्प्यूटेड एसेट या कंटिंजेंट एसेट का कोई जगह नहीं है बैलेंस शीट में, since there are so many users who will rely on our balance sheet and take their decisions, different types of decision. Got it ना? क्या इसे फुटनोट में दिखाएंगे? तो अगेन आंसर इज नहीं, यहाँ भी नहीं दिखेगा बेटा। वो लाइबिलिटी दिखता है, कंटिजेंट लाइबिलिटी दिखता है। अगर आपके माइंड में आ रहा है कि फुटनोट में दिखाएंगे, हम अभी एसेट पढ़ रहे हैं, ये ना तो फुटनोट क्या? फुटनोट मतलब जो भी नोट्स आप लिखते हो, बैलेंस शीट के नीचे आप नोट्स लिखते हो। नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं। जैसे आप क्या क्या नोट्स लिखते हो पता है, या प्रैक्टिकली आप बहुत सारा नोट्स लिखते हो। थ्योरी में मतलब एज अ स्टूडेंट नहीं लिखना पड़ता। जैसे कि हमने SLM मेथड लिया है, हमने FIFO मेथड लिया है इस साल, और जो भी एज्यूम किए हैं हम उसको प्रोविजन फॉर बैड डेट 2% है। तो ये सारे तो क्वेश्चन में हम लोग को दिया रहता है, लेकिन प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल लाइफ में ये यूजर को आप कैसे बताओगे? सपोज ये कंपनी है मुंबई में और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपना जारी कर दी और आप यहाँ धनबाद में बैठे हो एज एन इन्वेस्टर, तो आप कैसे समझोगे कि डेप्रिसिएशन किस रेट से लिया है जब तक वो लिख कर नहीं देगा? तो ये सब फुटनोट कहलाता है और ये देना जरूरी है। फुटनोट आर द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर हम प्रोप्राइटरशिप के बारे में बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा होता है बैलेंस शीट और चौथा होता है फुटनोट या नोट्स टू द अकाउंट, जो बोल लो। ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फुटनोट के बिना अधूरा है। गॉट इट? यस मैम। कंटिंजेंट एसेट को कहाँ दिखाते हैं? ना तो बैलेंस शीट के अंदर, ना तो फुटनोट में, कहीं नहीं दिखाता। ठीक है, तो कहाँ दिखाएंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर अपना रिपोर्ट बनाता है उसके रिपोर्ट में ये दिखेगा। इन केस ऑफ कंपनी, अगर कंपनी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने रिपोर्ट में दिखाएंगे, और अगर पार्टनरशिप है या प्रोप्राइटरशिप है तो वैसा ही अगर कोई कॉरेस्पॉन्डिंग अथॉरिटी है अपने, अगर रिपोर्ट वो बना रहे तो दिखाएंगे, नहीं तो उसको दिखाने का जरूरत नहीं है। कंटिंजेंट एसेट कहीं नहीं दिखेगा, वो डायरेक्टर्स के रिपोर्ट में दिखता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना रिपोर्ट जारी करते हैं शेयर होल्डर के लिए हर साल। हर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना रिपोर्ट इशू करते हैं कि हम इस साल आपका कंपनी ने ये काम किया है, तो वो उस रिपोर्ट में दिखाएंगे, बैलेंस शीट में नहीं होगा, फुटनोट में नहीं आएगा। क्लियर हो गया? ये कवर्ड? यस मैम। सेकंड पार्ट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी। टेल मी अब ये क्या है? लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी एक ऐसा अनिश्चित लायबिलिटी जो लायबिलिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अनसर्टेन नहीं भी हो फ्यूचर पे डिपेंडेंट है। लायबिलिटी होगा या नहीं होगा ये एक इवेंट पर डिपेंड करेगा। सेम डेफिनेशन से निकाले हैं, और वो इवेंट अनसर्टेन है, फ्यूचर है और हमारे कंट्रोल में नहीं है। गॉट इट? बिल्कुल एसेट की भाषा हमने बोली है, सिर्फ एसेट की जगह एक वर्ड चेंज कर दिया। लायबिलिटी डेफिनेशन भी वही है। देखो, कंटिंजेंट लायबिलिटी इज अ पॉसिबल, वहां एसेट लिखा है ऑब्लिगेशन, अराइजेस फ्रॉम पास्ट में हमने ऐसे कोई काम किया है, एंड एग्जिस्टेंस विल बी कंफर्म्ड ऑन occurrence और नॉन occurrence ऑफ वन इवेंट। ये इवेंट कैसा है बेटा? इसमें 3 चीजें हैं। एक इवेंट अनसर्टेन है, हो भी सकता है नहीं भी, इवेंट फ्यूचर में होगा, आज नहीं हुआ, और इवेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है। सेम डेफिनेशन आ गया ना, सिर्फ लायबिलिटी वर्ड कर दिया गया और यहाँ एसेट की जगह ऑब्लिगेशन लिख दिया। ठीक है, चलिए, तो इसका पहले एग्जांपल, कोई एग्जांपल देगा कंटिंजेंट लायबिलिटी? आप लोग तो लिखे हो फुटनोट में।
बताओ लाइबिलिटी का, कंटिजेंट लाइबिलिटी का एग्जांपल। कोई भी मतलब इंटरप्राइजेस हमारा जो बिजनेस है उस पे क्लेम किया, लेकिन हमको नहीं पता था कि वो मतलब मेरा क्लेम है, तो एग्जांपल ऐसा दो, एग्जांपल दो, आई वांट एग्जांपल। पहला एग्जांपल तो कोई भूल गया आप लोग अकाउंट्स बनाए हो, फाइनल अकाउंट उसमें ये रहता है और आप उसको सीधा कंटिजेंट लायबिलिटी मान के फुटनोट पर लिख देते हो। बोलो, टेल मी। पहला है बिल्स डिस्काउंटेड, मिलता है फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में, तो आप बोलते हो उसको फुटनोट में बाहर लिख दो। बैलेंस शीट बना, सर सिखाए होंगे आपको 12th में कि अगर बिल्स डिस्काउंटेड बिल रहेगा, बी आर डिस्काउंटेड, दिस इज बिल मतलब बी आर डिस्काउंटेड, तो उसको नीचे लिख देना, बैलेंस शीट में मत ले जाना। दूसरा गारंटी, मैम कोई भी प्रोडक्ट वारंटी। कैसे है मैम, कंटिजेंट लायबिलिटी आगे कैसे है? समझाएंगे, जस्ट अ मिनट। जैसे गारंटी, आपका बिजनेस ए है, ये ए लिमिटेड या ए कंपनी, दिस इज आवर बिजनेस, ठीक है। इसका एक फ्रेंड है मिस्टर बी, उसको लोन चाहिए, ठीक है। बी के फ्रेंड को लोन, ए के फ्रेंड को लोन चाहिए, नेम्ड बी। बी बैंक के पास गया लोन लेने, बैंक बोलता है मैं तुम्हें लोन तो दे दूंगा लेकिन गारंटर लाओ। गारंटर के रूप में बी बोलता है अपने फ्रेंड को ए को कि तुम बैंक को जाके गारंटी दे दो। ए गारंटी दे देता है और बैंक उसको 5 लाख रुपया लोन दे देता है। किसको लोन दे रहा है? बी को। गारंटर कौन बना? ए, ठीक है। अब ये 5 लाख रुपया कौन चुकाएगा बैंक को, बी या ए? मैम ए बी चुकाएगा मैम। बी चुकाएगा, जब नहीं लेकिन देगा अगर तब ए ए नहीं देगा। दिया तो ए चुकाएगा। अगर बी डिफॉल्टर होता है तब ए देगा, यस तो बैंक किसको कैच करेगा, किसको पकड़ेगा? ए ए को। को। पकड़ेगा। और तब ये ए की लाइबिलिटी अराइज होगी। अभी नहीं है ए की लाइबिलिटी, प्रेजेंट लाइबिलिटी नहीं है, फ्यूचर में होगी। होगी या नहीं होगी ये इवेंट पर डिपेंड करेगा। इवेंट है डिफॉल्ट बाय बी, डिफॉल्ट बाय बी। अगर बी डिफॉल्टर होता है, आज डिफॉल्टर नहीं है, फ्यूचर में होगा, अनसर्टेन है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और बी का डिफॉल्टर होना ए के सॉरी ए के कंट्रोल में नहीं। गॉट इट? यस मैम, हाँ समझ में आ गया। तो ये किसकी लाइबिलिटी होगी? ए की कंटिजेंट लाइबिलिटी होगी। गारंटी, इफ एनी गारंटी गिवन बाय, जस्ट अ मिनट, if any guarantee given by our business, so it turns into a contingent liability. Got it? यस समझ मैम। में आ गया गारंटी? अब बिल्स डिस्काउंटेड देखते हैं, चलिए चलिए। बिल बी आर चैप्टर तो पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। एक बिल Yes, ma'am. बनाते हैं, जस्ट अ मिनट, एक बिल बनाते हैं। ए और बी के बीच में, ए और बी, ए के लिए बी आर है, बी के ए इज ड्रॉर, बी इज ड्रॉइंग, ठीक है। ए इस बिल को डिस्काउंट करा लेता है बैंक के पास, ठीक है। तो बी आर पहुंच गया बैंक के पास। अब जब मैच्योरिटी आएगा तो हु विल गो टू बी? बी के पास कौन जाएगा? बैंक जाएगा। बैंक जाएगा। पैसा मिल गया, वेल एंड गुड। लेकिन अगर बिल डिसऑनर हो गया तो एक से कट जाएगा, एक के अकाउंट से पैसा, बैंक किसको कैच करेगा? एक को। ठीक है। तो ए की आज की लाइबिलिटी नहीं है, नहीं मैम। एक कंटीजेंट लाइबिलिटी है। यस मैम। अगर बी डिफॉल्टर होता है, अगर बी डिसऑनर करता है बिल को, तो बैंक ए का लाइबिलिटी टुवर्ड्स बैंक निकलेगा। गॉट इट? These are the two very common example of contingent liability. Point number 3, it is not recognized in the, ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर का,
रिकॉग्नाइज और नॉट रिकॉग्नाइज्ड, मतलब बैलेंस शीट में लिखना है या नहीं लिखना है? नहीं लिखना है। कहाँ लिखते हैं, दिखाएंगे इसको, ठीक है। क्या क्या लिखा है? एग्जाम्पल्स, क्लेम्स अगेंस्ट द एंटरप्राइज नॉट एक्नॉलेज एज डेट, मतलब बी बोल रहा है कि मुझे तुमसे पैसा लेना है, ए बोलता है मुझे नहीं देना। क्लेम्स अगेंस्ट मी अगेंस्ट ए, जो ए बोल रहा है मेरा उधार नहीं है, नॉट एक्नॉलेज एज डेट। सेकंड, गारंटी। थर्ड, बिल्स डिस्काउंटेड। एंड स्टैट्यूटरी लायबिलिटी अंडर डिस्प्यूट। स्टैट्यूटरी मतलब लीगल केस चल रहा है, हमने किसी को अनफॉर्चुनेटली मेरी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया। आई एम वेरी सॉरी टुडे, जस्ट अ मिनट। आई वॉज गिविंग द एग्जाम्पल कि मेरी गाड़ी से या मेरे हमारे ड्राइवर, सपोज एक ट्रक है, वी आर ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक यूज करते हैं और हमारे ट्रक से किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसने केस कर दिया, केस अभी चल रहा है, अभी लाइबिलिटी अगर वो जीत जाएगा तो हमें 2 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं एज अ कंपनसेशन। स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी, स्टैट्यूट का मतलब होता है रिक्वायर्ड बाय लॉ, लीगल लाइबिलिटी अंडर डिस्प्यूट। आप बोल रहे हो नहीं मुझे 2 लाख नहीं देना, वो बोल रहा है कि देना, केस एग्जाम्पल ऑफ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। गॉट इट? ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखो कवर हो गया, कंटिंजेंट एसेट कंटिंजेंट लायबिलिटी, यही आपका चैप्टर में मेन है, दैट वी हैव कवर्ड। 2 और छोटी छोटी बातें को इंक्लूड किया हुआ है एंड वी आर गोइंग थ्रू। एंड दिस इज व्हाट इज अ लायबिलिटी। तो लायबिलिटी तो आपको पता है क्या है, दिस इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नॉट फ्यूचर, प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट। पास्ट में हमने कुछ लोन लिया है, कुछ उधार लिया है, जिसके कारण हमें आज, पास्ट में हमने उधार में सामान खरीदा तो आज हमें देना, पास्ट में हमने लोन लिया तो आज हमारी लायबिलिटी है। और लायबिलिटी को जब भी सेटल करोगे, सेटल करेंगे जब भी लायबिलिटी को, कुछ अपने पास से जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश होगा या कोई एसेट होगा, इसलिए लिखा है इट रिजल्ट्स इन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स, दैट्स इट, सो इजी। कंपेयर करने के लिखा था। यहाँ पर लायबिलिटी क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऊपर में कंटिंजेंट लायबिलिटी पढ़े थे और आगे प्रोविजन पढ़ रहे हैं, तो एक कंपैरिजन के लिए यहाँ पर लिखा है ना। व्हाट इज प्रोविजन? प्रोविजन क्या है आप बताओ तो। प्रोविजन पढ़ाए हैं आपको डिटेल में बहुत बार। व्हाट इज मैम एक लाइबिलिटी होता है जो मतलब लगता है कि हम लोगों को मतलब ये डूब जाएगा पैसा, लेकिन तो कितना उसके लिए डूबेगा पता नहीं, डूबेगा तो, लेकिन कितना डूबेगा पता नहीं, राइट ना। हाँ प्रेजेंट लायबिलिटी है या प्रेजेंट एक्सपेंस, खर्च तो हो है, रिपेयर तो कराना है क्योंकि गाड़ी यूज करे हैं, बट हाउ मच डोंट नो, अनसर्टेन अमाउंट। मैम प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट हो जैसे। हाँ बिल्कुल, कोई भी ठीक है, किसी भी चीज के लिए प्रोविजन कर सकते हो, बैड डेट के लिए, डिस्काउंट के लिए, इनकम टैक्स के लिए। इस साल प्रॉफिट हो रहा है, आप देख रहे हो हर साल हम लोग अच्छा कमा रहे हैं, 100 रुपए की चीज को हम लोग 200 रुपए में बेच रहे हैं, मार्जिन अच्छा है तो प्रॉफिट तो होगा, प्रॉफिट होगा तो टैक्स तो देना होगा, लेकिन कितना देना होगा इस साल नहीं पता चलेगा बेटा। हर इस साल का टैक्स अगले साल पता चलता है। एम आई करेक्ट और नॉट? करेंट ईयर का टैक्स अगले साल पता चलता है। कैसे? Yes, ma'am. क्योंकि जब तक 31 मार्च नहीं आएगा, 31 मार्च तक आप सेल कर रहे हो, खर्चे कर रहे हो, तो 31 मार्च को जब आप अकाउंट्स बनाने बैठोगे, सेम डे तो कोई अकाउंट्स बनाता नहीं है, कुछ तो टाइम लगेगा। मार्च का अकाउंटिंग अप्रैल में ही होगा, या सपोज टैली भी आप लेकर के बैठे हो, स्टिल देयर आर सर्टेन एडजस्टमेंट्स,
बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं, तो इट टेक्स टाइम। तो इस साल आगे निकल जाता है, समय आगे निकल जाता है, और इस साल का एग्जैक्ट इनकम टैक्स कितना देना है वो अगले साल ही पता चलता है। तो प्रोविजन फॉर एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट लायबिलिटी, देना तो था इस साल, पिछले साल, या बोलो इस साल देना तो है, बट हाउ मच इज नॉट नोन, तो उसके लिए हम प्रोविजन करते हैं, विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली। हाँ, उसको हम लोग सम बेसिस पर यूजिंग अ सर्टेन डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, कुछ हम लोग एस्टिमेट करके निकाल लेते। एग्जांपल्स आर गिवन डेप्रिसिएशन के लिए, रिन्यूअल ऑफ डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, अगर एसेट का वैल्यू बहुत घट रहा है तो उसके लिए भी प्रोविजन कर सकते हैं। और जैसा आपने बोला बैड डेट के लिए, ऑडिट फी के लिए, ऑडिट तो कराना है अकाउंट्स का, लेकिन और हमारा ऑडिटर जो सीए है वो कितना चार्ज करेगा, डोंट नो, तो प्रोविजन फॉर ऑडिट फी होता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट होता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट होता है। दीज आर द कॉमन एग्जांपल्स। ओके ना। चलिए अब एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। 3 टर्म हमने देखा, लायबिलिटी, प्रोविजन एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी, तो तीनों में छोटा सा कंपैरिजन। व्हाट इज द डिफरेंस? देखो आपको कितना छोटा सा कंपैरिजन हम लोग करेंगे अमाउंट के रूप में और हैपनिंग के रूप में। अमाउंट मतलब रुपया, या अकरेंस होगा कि नहीं होगा, अकरेंस हमारी लायबिलिटी बनेगी कि नहीं बनेगी, एंड मॉनेटरी रूप में अमाउंट लिख दो, या मेजरेबिलिटी, मेजर कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ मनी और नॉट, मेजरेबिलिटी रहेगी या नहीं, मेजरेबिलिटी भी नहीं लिखना चाहिए, हाउ मच लिख दो आप समझने के लिए। लायबिलिटी आज की लायबिलिटी है, हो चुका है, यस ये अकर हो चुका है, और अमाउंट भी पता है, यस नोन, या लिखो या नोन। प्रोविजन खर्च तो है, यस, बट हाउ मच इज अननोन, कितना खर्च है अगले साल पता चलेगा। ये क्लियर है आपको? जो भी हमारी लायबिलिटी है अभी की है, हाँ, कितना देना है पता है, हाँ। प्रोविजन इस साल की लायबिलिटी है, हाँ, कितना देना है पता है, नहीं, ये तो अगले साल पता चलेगा। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या अभी की लायबिलिटी है? नहीं। नहीं कंफर्म नहीं है, या हो भी सकती है, मैम, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अकरेंस इज नॉट नोन, यस मैम। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यहाँ पर लिख रहे हैं नॉट नोन। और कितना होगा ये पता है? नहीं नहीं मैम। अगेन नॉट नोन, क्यों? अगर मिस्टर बी जो जिसके लिए हम गारंटी लिए थे 5 लाख का, अगर वो 2 लाख दे देगा तो मुझे 3 लाख देना पड़ेगा, अगर वो 4 लाख दे देगा तो मुझे 1 लाख देना पड़ेगा, अगर वो कुछ नहीं देगा तो मुझे 5 लाख देना पड़ेगा। अमाउंट इज ऑल्सो अनसर्टेन, यही डिफरेंस। लायबिलिटी इज नोन एंड अमाउंट इज ऑल्सो नोन। आप नोन भी यहाँ लिख सकते हो, लायबिलिटी है, देना है, पता है, कितना देना ये भी पता है। प्रोविजन में लायबिलिटी तो है बट कितना देना है वो अनसर्टेन है। कंटिंजेंट लायबिलिटी में लायबिलिटी बनेगा भी कि नहीं बनेगा ये श्योर नहीं है, और बनेगा तो कितना बनेगा ये भी अननोन है। गॉट इट? ठीक है। यस मैम। दिस चैप्टर, दिस यूनिट इज ओवर। कंटिंजेंट आप लोग एक बार स्कैनर उठा लेना बेटा, और उसी से यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 रिवाइज करते जाना, सारे क्वेश्चंस निकाल देना एक एक दिन में। आई थिंक इन वन क्लास, इन वन डे, इफ यू आर गिविंग 2 आवर्स, तो आप पूरे चैप्टर 1 के क्वेश्चन या जितना हम लोगों ने आज कवर किया उसको कर सकते हो आज और कल का। दिस वी हैव कवर्ड। नाउ द नेक्स्ट इज यूनिट 7। आर यू रेडी फॉर इट? मे आई टेक Yes, दिस? ma'am. Yes, ma'am. Okay, very good. The next unit is छोटा सा यूनिट है, 10 मिनट आई थिंक, only it will take 10 to 15 minutes. Okay, बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा। हाँ, देखते हैं बाबा ने कितना बड़ा डेफ इसका हेडिंग है, क्या क्या लिख दिया। अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन एंड वैल्यूएशन प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग ऐसे। बेटा ये 3 अलग अलग टॉपिक है,
यहाँ तक इसको अलग करो, फिर वैल्यूएशन प्रिंसिपल ये दूसरा टॉपिक है और अकाउंटिंग एस्टिमेट तीसरा टॉपिक है। आपका बुक में तीनों को एक मिला दिया था, तो हम लोग को भी यहाँ पर एक लिखना पड़ा। अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन, पहले ये पढ़ेंगे, फिर वैल्यूएशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, फिर अकाउंटिंग एस्टिमेट में। ओके, चलिए अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन। ओके, मेजरमेंट का मतलब क्या? नापना। अकाउंटिंग में आप किसको नापोगे? आप किसको नापते हैं? टेल मी। मनी मेजरमेंट करते हैं। वो किस में नापते हैं? आपने बताया किसको नापते हैं आप? एक्सपेंसेस और लॉसेस और इनकम। ये देखो, इसको नापते हैं, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स को नापते हैं, यस मैम। हाँ, है ना। हम लोग अकाउंटिंग में हमें नापना है, किसको नापना है? ट्रांजैक्शंस, आप किस में नापेंगे? तो आप मनी में। मॉनेटरी वैल्यू। जितना ट्रांजेक्शन हुआ मैम, हाँ, जितना ट्रांजेक्शन उसको नापोगे, लेकिन किस में नापोगे? नापना मनी में। आई एम गिविंग एग्जांपल। क्लोथ को नापना है, किस में नापोगे? कपड़े को मीटर, नापना, सेंटीमीटर, लेंथ, मीटर सेंटीमीटर, राइट ना। अगर रोड को नापना है, किलोमीटर, देखो मीटर। दोनों को तो आप मीटर ही था, लेकिन वहां पर आपने मीटर बोला, किसी में सेंटीमीटर बोला और इस पे किसी में किलोमीटर बोल दिया। गोल्ड को नापना है, ग्राम, केजी, ग्राम। किलोग्राम। ग्राम तक रहो, किलोग्राम बहुत ज्यादा हो जाएगा गोल्ड में। यू कैन। और ये लोहे को नापना है, केजी में। केजी में। क्विंटल्स भी हो सकते हैं, टन भी हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर किसको नापना है, किसको नापना, ये डिसाइड करेगा कि किस में नापना है। और मेजरमेंट, ये पॉइंट नंबर 2 हम लोग जो जा रहे हैं सिर्फ समझने के लिए, जिस चीज को नापना है पहले हम लोग सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद मेजरिंग स्केल सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि किसको नापना है, ऑब्जेक्ट को। हमें कपड़ा नापना है या लिक्विड लाइक मिल्क नापना है, मिल्क को तो लीटर में, सॉलिड है तो वेट में, ग्राम्स में, और लेंथ है तो मीटर में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। किसको नापना है पहले आप ये सेलेक्ट करते हो। फिर सेलेक्ट करते हो स्टैंडर्ड और स्केल, किस में नापना है। अगर ये गोल्ड है तो ग्राम में नापेंगे, अगर ये लोहा है तो क्विंटल, टन या किलोग्राम में नापेंगे। अब लोहा को आप ग्राम में नापोगे तो नहीं चलेगा। या अगर रोड है, इफ दिस इज लेंथ, रोड है, तो आप इसको क्या सेंटीमीटर में नापोगे? किलोमीटर। किलोमीटर में। है ना। बट इफ इट इज अ क्लोथ, आप बोल सकते हो मीटर में नाप ले, राइट। और इफ इट इज अ पेज ऑफ पेपर में अगर ग्राफिक कर रहे हो तो दिस विल बी सेंटीमीटर। है ना। तो पहले आप किसको नापना है? मीटर में नापाएगा, ठीक है, लेकिन मीटर में भी आप सेंटीमीटर में जाओगे कि किलोमीटर में जाओगे, तो वो सेलेक्ट करेगा। और तीसरा इवैल्यूएशन, डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट। डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट स्केल का मतलब कि जिस स्केल में हम नाप रहे हैं क्या वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। मतलब सपोज एक हॉल है और हॉल को हम बोले आप इसे नापो, और आप लोग क्या यूज कर रहे हो? अपना फीट, अपना पैर यूज कर रहे हो, तो क्या मेरे पास एक आंसर आएगा? नहीं, अलग अलग आंसर आएगा। है ना, क्योंकि वो दैट इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। बट हम अगर बोले फीट में नापो या मीटर में नापो, तो आई थिंक आई विल गेट द वन आंसर व्हिच विल बी यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो ये पॉइंट 2, क्योंकि आपका बुक लिखा था इसलिए हम लिखे हैं और समझ भी लिए हैं, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बोलता है किसी भी चीज को नाप, पहले देखो किसको नापना है, फिर देखो कि किस में नापना है, और जिसमें हम नाप रहे क्या यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। अगर ये सब क्राइटेरिया है तो उसी को सेलेक्ट करो। सिलेक्शन, दिस पॉइंट इज बेसिकली फॉर सिलेक्शन ऑफ मेजरमेंट स्केल। अब अकाउंट्स में किसको नापना है, तो आपने कह दिया ट्रांजैक्शन इवेंट को नापना है, राइट। किसमें नापना है तो आपने खुद बता दिया। सबसे पहले आपने यही पॉइंट नंबर 3 बोला, मेजरमेंट करेंगे हम इसमें मनी में। लेकिन अब रुपए में करोगे कि डॉलर में करोगे कि पाउंड में करोगे, डिपेंड करेगा कौन से देश में कर रहे हैं या फिर कौन से कंट्री, कंट्री में। ठीक है ना। तो क्या मनी में ही कर जरूरी, लीटर मीटर में नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि ट्रांजैक्शंस इवेंट्स आर मेजर्ड इन मनी। तो क्या मनी इज अ गुड मेजरमेंट स्केल? आंसर यस मैम।
Accounting is not an exact measurement, it's discipline. Money ही है, we don't have any other option बेटा. Okay, money में ही करना है, but it is not a good measurement scale. Why? क्योंकि money is not stable, having universal applicability. अब आप यहाँ रुपए में बनाओगे, वहाँ डॉलर होगा, कहीं और कुछ और होगा. Money is not universally applicable. रुपया तो सिर्फ इंडिया में चलेगा ना, बाहर नहीं चलेगा. Second, money is even not stable in dimension for comparison over time. जैसे suppose if it is weight, हम weight की बात करें, भार की बात करें, if this is a table, the weight of this table is suppose 3 kg. आज भी 3 kg है, 2010 में नापे थे तब भी 3 kg था, और 2020 में नापेंगे तब भी आई थिंक 3 kg होगा, और 25 में नापेंगे तो थोड़ा बहुत ही और डेप्रिशिएट होगा, अप्रॉक्स 3 kg ही आएगा वेट. लेकिन मनी का वैल्यू डे बाय डे क्या होता है, बढ़ता है या घटता है? टेल मी. जैसे जैसे समय बीतेगा बढ़ता है. मनी का वैल्यू बढ़ता है या घटता है? घटता है मैम. नहीं, घटता है मैम. मनी का वैल्यू घटता है, चीजों का वैल्यू बढ़ रहा है. यस मैम. यस मैम. यस मैम. Things are getting expensive, but the value of money is going on decreasing due to inflation, of course, or due to interest. There are two reasons. आप आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है. तो आज सपोज करो आप कंपैरिजन करते हैं, अपने वेट को कंपैरिजन किया, हर समय टेबल आज से 20 साल बाद भी वो 3 kg का ही रहा, लेकिन 2010 का रुपया 100 रुपया और 2020 का 100 रुपया क्या बराबर है? आंसर इज नो मैम. और पीछे जाओ, 1980 का अगर 100 रुपया था तो पापा से पूछना कि आप लोग क्या क्या खरीद लेते थे, और अब आज देखो 2021 में आप क्या क्या उससे परचेज कर पा रहे हैं. मनी वैल्यू इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग. सो मनी इज नॉट अ गुड मेजरमेंट डिसिप्लिन, गुड मेजरमेंट स्केल. व्हाई? क्योंकि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, और दूसरा ओवर पीरियड ऑफ टाइम मनी का वैल्यू एक नहीं रहता, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग. फर्स्ट टॉपिक इज ओवर. क्या सीखे? सिर्फ 3 पॉइंट. हमें किसको नापना है? किसको नापना है? तो ट्रांजैक्शन इवेंट को नापना है. किस में नापना है? मनी को ही. मनी में. लेकिन इट इज नॉट अ गुड मेजरमेंट स्केल. व्हाई? तो बोलता है पॉइंट नंबर 4 में 2 पॉइंट, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं है इस मनी का, और क्या बोलता है कि ये कंपेरेबल ओवर पीरियड ऑफ टाइम में नहीं रहता है. फर्स्ट पॉइंट इज ओवर. सेकंड था वहां वैल्यूएशन प्रिंसिपल. ये भी बैलेंस शीट के आइटम्स के लिए. अब बैलेंस शीट में आइटम्स जो दिख रहे हैं, मतलब एसेट एंड लायबिलिटी, उसको हम, हमारा स्टडी मैट बोल रहा है कि 4 वैल्यू हो सकता है दिखाने का, मतलब वैल्यू करने का एसेट एंड लायबिलिटीज को. नंबर 1 इज हिस्टोरिकल कॉस्ट. आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू. हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जब खरीदे कॉस्ट, जब हम परचेज किए थे उस समय का ओरिजिनल कॉस्ट लेस. अगर डेप्रिशिएबल है तो डेप्रिशिएशन ऑफ कॉस्ट. सपोज ये 5 लाख का एसेट है और डेप्रिशिएशन अगर 3 लाख हो चुका है, तो ये 2 लाख आप उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट ही बोलोगे. ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट, नंबर 1. नंबर 2 बोलता है करंट कॉस्ट. करंट कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? अभी उसका अभी जो प्राइस है, उसका प्राइस है, उसके जैसा सिमिलर एसेट का प्राइस. आप एक ऑफिस टेबल लिए थे, एग्जांपल लेते हैं. आप एक ऑफिस टेबल लिए थे आज से 5 साल पहले 2015 में. कितने में लिए थे? 15,000 रुपए में. तो कॉस्ट हो गया उसका, हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गया उस टेबल का 15,000. ठीक है, एक ऑफिस टेबल का एग्जांपल लिए हैं. आज सिमिलर टेबल अगर खरीदते हैं, वही टेबल नहीं, सिमिलर टेबल, सिमिलर काइंड ऑफ टेबल, उसी के जैसा अगर आज टेबल खरीदते हैं तो वो आज की डेट में 20,000 में मिलेगा. ठीक है, सिमिलर टेबल. तो ये हो गया करंट कॉस्ट, आज का मार्केट प्राइस. सिमिलर आइटम अगर आप सपोज आज आपने 10 साल पहले, 5 साल पहले एक फ्रिज खरीदा था, कॉस्ट वाज 15,000. आज वैसा ही फ्रिज खरीदते हैं तो कॉस्ट इज 20,000. बढ़ भी सकता है. अगर ये लैपटॉप की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करें, मोबाइल फोन की बात करें, तो घट जाएगा वैल्यू,
क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में डेप्रिसिएशन काफी ज्यादा है। ठीक है। सी पॉइंट नंबर 3 बोलता है, सी रियलाइजेबल वैल्यू, ये क्या है आप जरा सोचो। उसको बेचने पर मैम कितना मिलेगा? एग्जैक्टली, यू आर वेरी करेक्ट। अगर उसी टेबल जो हम 5 साल पहले खरीदे थे 15,000 में, अगर उसी टेबल को आज हम बेच दें तो कितना मिलेगा? सपोज 8,000 रुपए। ठीक है। और चौथा है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर के वैल्यू को डिस्काउंट करके निकाला जाता है। सपोज दिस इज गिवन, द प्रेजेंट वैल्यू इज, कितना भी मान ले सकते, सपोज दिस इज 10,000। प्रेजेंट वैल्यू शायद आपको अभी नहीं समझ में, आप लोगों को पता है प्रेजेंट वैल्यू पढ़ा है अपने एनवीटी चैप्टर में मैथमेटिक्स। यस यस मैम। यस मैम। फ्यूचर में जो पैसा आना है उसका आज उसका का क्या अभी वैल्यू है ना? फ्यूचर में जो रेवेन्यू जनरेट होगा उस रेवेन्यू को डिस्काउंट करा के हम लोग आज लाते हैं और उसका क्या वैल्यू रहेगा? दिस इज नोन एज फ्यूचर वैल्यू। ये आएगा नहीं, निकालने नहीं आएगा। क्वेश्चन इतना आसान होता है, आप अपने स्टडी मैट देखना, स्कैनर देखना, चारों वैल्यू दे देगा। एक एसेट खरीदे जो 15,000 में खरीदे, अगर आज उसको बेचेंगे तो 8,000 में बेचेंगे, अगर सिमिलर काइंड ऑफ एसेट खरीदेंगे तो 20,000, और फ्यूचर डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ इट्स फ्यूचर रेवेन्यू इज 10,000, ऐसे करके लैंग्वेज में लिख देगा प्रेजेंट वैल्यू को। और अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा, इसका हिस्टोरिकल कॉस्ट कितना है, तो आपका आंसर होगा ए। इसका रियलाइजेबल वैल्यू कितना, इस तरीके से। ठीक है, ये है वैल्यूएशन प्रिंसिपल, इतना ही जानना है इसमें। बाकी आप स्कैनर बनाना, आज कोई क्वेश्चन में फंसोगे तो हम उसको ले लेंगे कल। ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आज का, and this is accounting estimate. देखो, accounts are based on estimate, agree or not? बिना estimate किए, बिना अनुमान किए हम accounting नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखिए, बिना प्रोविजन के, बहुत सारे प्रोविजन करने, तो प्रोविजन अनुमान ही तो है। लाइफ को एस्टिमेट करते हो आप, स्क्रैप वैल्यू को एस्टिमेट करते हो, इन्वेंट्री अगर ऑब्सोलेट हो रहा है, आउटडेटेड हो रहा है तो उसका एस्टिमेट करते हो। एम्पेयरमेंट वर्ड यूज करा जाता है, जैसे कोई एसेट था उसका वैल्यू एकदम से घट गया, एम्पेयरमेंट ऑफ लॉसेस, एम्पेयर हो गया, एमोटाइज हो गया, खत्म हो गया हमारे पास, तो इन सबों को एस्टिमेट अनुमान किया जाता है। द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफन रिक्वायर्स, बहुत बार हमें निकालना पड़ता है सर्टेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड ड्यूरिंग वैल्यूएशन प्रिंसिपल। कोई कैश नहीं दिया उसके लिए, डेप्रिसिएशन कितना होगा, दिस इज प्योरली एन एस्टिमेट। एज अ रिजल्ट ऑफ अनसर्टेन इवेंट्स मेनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स कैन नॉट बी मेजर्ड। ये बहुत बड़ा डिमेरिट है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कि बहुत सारे आइटम उसके मेजरेबल नहीं होते। इट कैन ओनली बी एस्टिमेटेड। बेटा सिर्फ समझना, इसको याद करने का एकदम जरूरत नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है आपके लिए, लेकिन सिर्फ ये बता रहा है कि अकाउंटिंग एस्टिमेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जहां हमें अनुमान लगाना पड़ता है। ओके, और एग्जाम्पल हमने ये कवर किया। मैनेजमेंट को बहुत सारे एजम्पशंस, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस का करना पड़ता है। सिर्फ ये एक दुखड़ा रो रहा है कि हम लोग को एस्टिमेट करना पड़ता है इन फील्ड्स में। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक रीजनेबल एस्टिमेट निकाला जाएगा बेस्ड ऑन, एस्टिमेट आप कैसे करते हो, कौन सी बेसिस पर आप एस्टिमेट करते हो, तो बोलता है आज के प्रेजेंट सिचुएशन पर और पास्ट के एक्सपीरियंस हम एस्टिमेट करते हैं। बस इतना ही जानो, पास्ट के एक्सपीरियंस पर हमें एस्टिमेट करना पड़ता है। हमने एस्टिमेट किया था, एक एग्जांपल दे रहे हैं, सपोज लाइफ ऑफ एन एसेट 5 साल, लेकिन 3 साल बाद हमें लगता है कि इसका लाइफ 8 साल होना चाहिए, तो आप क्या करोगे? पढ़े थे ऐसा क्वेश्चन हम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर में। आपने लाइफ का एस्टिमेट पहले किया कुछ और, एग्जांपल ले, मैम डेप्रिसिएशन कम करके और 8 साल में बांट देंगे। बीत चुका है, सपोज द कॉस्ट वाज 50,000
आपने लाइफ एस्टिमेट किया था 5 साल, 3 साल बीत चुका है, तो 3 साल का 30,000 डेप्रिशिएट हो चुका है। अब आपके पास 20,000 ही इसका बैलेंस शीट वैल्यू दिख रहा है, और अब लगता है 3 साल के बाद आपको लगता है आफ्टर 3 इयर्स कि ये और नेक्स्ट 4 इयर्स चलेगा, सपोज तो 7 से डिवाइड कर देंगे। 4 साल और चलेगा। आप तो सोचे मैम तो 20,000 को 4 से डिवाइड कर बस यही कर दिया ना, यही हो गया रिवीजन ऑफ एस्टिमेट। तो यही बोला, क्या रिवीजन ऑफ एस्टिमेट कर सकते हैं? तो बोलता है हाँ, एन एस्टिमेट में रिक्वायर रिवीजन, अगर डिफरेंस हो रहा है तो आप एस्टिमेट कर सकते हो। बस यही बोल रहा है। कैसे करेंगे? तो हम लोग ने निकाला, अगर रिजल्ट में ज्यादा बेटर रिजल्ट, परफेक्शन ज्यादा है, बेटर ज्यादा है, तो आप उसको चाहो तो रिवीजन कर सकते हो। बस इतना ही बोला। तो क्या पढ़े हम लोग एस्टिमेट में? बहुत सारी चीजों को एस्टिमेट करना पड़ता है। यही एग्जांपल्स हैं। और एक बार आपने एस्टिमेट कर लिया तो फुल एंड फाइनल नहीं है, फुल एंड फाइनल नहीं है। आप चाहो तो फ्यूचर में उसे फिर से री एस्टिमेट कर सकते हो, और जो भी उसका इफेक्ट आएगा हम बुक्स में लाएंगे। बस इतना ही बोलो। कैसे लाएंगे? डेप्रिसिएशन में थोड़ा सा देखे हैं हम लोग, और बाकी जरूरत नहीं है जानने का। क्लियर? Yes, ma'am. So this unit Yes, 7 is ma'am. over. As a measurement discipline, money, valuation principle 4, accounting estimate. Okay ना? अब एक बचा है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो this we will take tomorrow. Okay? प्लस अगर टाइम परमिट करेगा, ये छोटा सा चैप्टर आपका बचा हुआ सेल और रिटर्न बेसिस बचा हुआ है ना? यस मैम। Yes, ma'am. टाइम बचेगा तो इसको भी, इट विल टेक हार्डली हाफ एन आवर, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टेक हार्डली हाफ एन आवर। तो 1-1.5 घंटे का क्लास हम लोग का रहेगा, अलॉन्ग विथ योर डाउट्स। तो वी विल कवर दिस। ठीक है मैम चैप्टर 1 का फर्स्ट वीडियो फिर वो हम भेज देंगे, वो हम अभी शेयर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, क्लास Ma'am, ओवर आज कर का दे। क्लास भी मैम आज का क्लास भी भेज देंगे, राइट? Yes, ma'am. यस मैम, Thank you, थैंक यू ma'am. मैम। ओके, थैंक यू वेरी मच।